है। राजस्थान के निम्न में से रबी की फसल कौन सी नहीं है? रबी का मतलब सर्दियों में बोई जाती है, तो सर्दियों में गेहूं, चना और जौ बोया जाता है, लेकिन बाजरा सर्दियों में बोया नहीं जाता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो ये सेवर भरतपुर के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना 1993 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ये राजस्थान जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इन सब के जो क्वेश्चन हैं वो होम साइंस और साइंस वाला सबके लिए समान रूप से है। साइंस वालों ने गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा वो आपके जयपुर के अंदर है। गायों की संख्या सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर है। फिर देखो कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? ताल छापर है, वो मीठे पानी की नहीं है, ये खारे पानी की झील है, और झीलों के अंदर हम इसको पढ़ते हैं पूरा डिटेल के अंदर। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? एक सी, यानी जो पश्चिमी राजस्थान का जो प्रदेश है जिसे हम कहते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसको हम यहां पर बोया जाता है बाजरा। सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, है ना। अभी जब ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा, पढ़ाया हुआ सीधा सीधा क्वेश्चन अभी तक का जो भी यूनिट्स हुई हैं, मैथ हो रहे हैं सारे क्वेश्चन भूगोल के। अभी आप दांतों तले उंगली दबा दोगे कि सर वाकई में क्वेश्चन आप पढ़ा रहे हो वो आ रहे हैं। अभी बताएंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, उसके संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, आर्द्र दक्षिणी मैदान जो है वो है। बाकी वो वीडियो जीके वाला देख लेना। निम्न में से कौन सी नदियां अंतः प्रवाही नहीं है पूछा गया है? जो न अरब सागर में मिलती है न बंगाल की खाड़ी में मिलती है, अंदर ही लुप्त हो जाती है। तो इसमें यहाँ पर लिक नदी, मेढा, वाकल और खंडेला, तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में जो वाकल है ना वो नहीं है। इसके अलावा रूपनगढ़ हो गई, आपकी साबी हो गई, काकनी हो गई, काकनेय हो गई, कांतली हो गई, ये सभी नदियां क्या है? ये सारी की सारी नदियां आपके आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश एक सी है, ये आपको याद रखना है, एक सी सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। और देखो वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्या है कि क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं, कृषि जलवायु प्रदेश से 3 क्वेश्चन आ गए 50 में से, तो आप लोगों को इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ज्योग्राफी, होम साइंस और साइंस तीनों की पोस्ट आएगी, आप लोग तैयारी तो शुरू करो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सांबर झील के अंदर आपकी कौन सी नदी मिलती है? तो 4 नदियां मिलती है, उसमें आपकी मेढा हो गई, रूपनगढ़ हो गई, आपकी जो खंडेला हो गई, खारी हो गई। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन होगा, ये बाकी वाला नहीं होगा। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर के प्रवाहित होती है? तो बाणगंगा नदी का जो बेसिन है वो आपका जयपुर के आसपास है, आपको याद रखना है। इसमें सी ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। फिर देखिएगा, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? अभी जोधपुर की सीमा कह सकते हो आप कि पाकिस्तान से नहीं लगती है, लेकिन फलोदी की आंसर आ जाए, फलोदी जिला, तो वो पाकिस्तान से सीमा लगाता है। वर्तमान में जो जोधपुर का ही भाग था, फलोदी की सीमा पाकिस्तान से आपकी लगती है, यह याद रखना। तो ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस बार के लिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 13, क्वेश्चन नंबर जो 13 कह रहा है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान की ज्योग्राफी से वन्य जीव अभ्यारण्य, इनसे क्वेश्चन आएंगे। तो शेर तो बाहर ही भला, अगर शेर अंदर आया तो शिकार कर लेगा, तो शेरगढ़ आप क्या करोगे? 12। बच्ची कह रही है कि व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं करते। मेरे प्यारे बच्चे, मैं दिन में एक बार व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, 200 300 400 जितने भी मैसेज आए होते हैं सभी को एक साथ ही रिप्लाई कर देता हूँ, और उसके अलावा उतने मैसेज और पड़े रहते हैं जो मैं अगले दिन रिप्लाई करता हूँ। मैं क्लासेज में रहता हूँ इसलिए माफी चाहता हूँ। जिस टाइम फ्री होऊंगा आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। तब तक आप टीम को कॉल करें और कोई भी क्वेरी है टीम से पूछ लेना। मैं भी आपको रिप्लाई करूंगा, लेकिन क्लासेज में होता हूँ इस वजह से नहीं कर पाता, थोड़ा देरी हो जाती है। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो शेरगढ़ सिरोही में नहीं है, शेर तो बाहर ही भला, तो 12 याद रख लेना। ताल छापर छुरू हो गया, रामसागर धौलपुर हो गया, सज्जनगढ़ उदयपुर हो गया। इस बार इसमें से नया प्रश्न बन जाएगा, ठीक है, याद रखना। ठीक है, क्या पूछ रहे हो? नोट्स के लिए पूछ रहे हो बेटा? नोट्स तो ऐप के अंदर ही मिलेंगे। कैसे नोट्स है चलो बताऊंगा, अभी रुको, ज्योग्राफी वालों को नोट्स भी बताऊंगा। आगुचा गुलाबपुरा खनन सेक्टर, ये ऐसे ऐसे प्रश्न जो है, ये जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, आगुचा गुलाबपुरा जो है आपके सीसा जस्ता से संबंधित है, और इसका प्रश्न खनिज वाले टॉपिक से आया था, सीसा जस्ता का हो गया। सीधा सीधा प्रश्न, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। रामबाण किताब में से मैं 50 में से 50 जीके की प्रूफ दे दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। ऐप में थ्योरी पढ़े और फिर क्वेश्चंस निकालें रामबाण से। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक उत्पादन के लिए तो मध्य राजस्थान फेमस है, उसमें हम कहेंगे कि आपका भीलवाड़ा फेमस है। ठीक है, इसके लिए कौन सा जाना जाता है? भीलवाड़ा इसके लिए जाना जाता है। अब ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत
चोटियां उनके ऊंचाई के हिसाब से अवरोही क्रम से सही है। अवरोही का मतलब हुआ प्लस से माइनस की ओर अवरोही होता है। तो गुरु शिखर है, उसके बाद शेर है, उस गुरु से दिल लगाकर जरा अच्छे से पढ़ाई करो, तो गुरु से दिल लगाकर जरा अच्छे से पढ़ाई करो, तो ये बी ऑप्शन इसके अंदर क्या हो गया, राजस्थान की पर्वत श्रेणियों के संबंध में सही हो गया। तो थोड़ा सा ट्रिक से पढ़ोगे तो भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान के अंदर ही सीमित है? देखो, लूणी है, माई है, चंबल है। चंबल तो गंगा में उधर चली जाती है, लूणी इधर अरब सागर की, और माई है वो आपकी इधर अरब सागर की तरफ, लेकिन बनास नदी है वो आपके राजस्थान में ही सीमित हो जाती है। ये आपको याद रखना है। खमनौर की पहाड़ी राजसमंद, वहां से ये निकलती है। ठीक है, अगला, रावत भाटा आणविक संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? ये कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? 1975 में कनाडा में स्थापित हुआ था, कनाडा के सहयोग से स्थापित हुआ था अपने चित्तौड़ जिले के अंदर। एरिडीसॉल मिट्टियों का एक प्रश्न आएगा। पश्चिमी राजस्थान में इधर तो है एंटी, और उसके बाद में कौन सी है? एरिडी। तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश जो है उसके बाद में आता है अर्ध शुष्क प्रदेश, वहां पर एरिडी मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण है। सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आएगा। कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो, कैसे पूछे? लाइव क्लास में थोड़ा माफी चाहता हूँ। वीडियो के एंड में मैं रिप्लाई करूंगा सभी का ही, और बात भी करूंगा। अपना डाउट लिख के रखो, पेन कॉपी लेकर के। मैं 5 मिनट दूंगा वीडियो के एंड में, सभी के डाउट लूंगा कि ऐप के नोट्स कैसे मिलेंगे। 90% क्वेश्चन जहां से हूबहू आ जाते हैं हर एग्जाम के अंदर। पिछले 7 पेपर हुए, अपन ने प्रूफ दिए कि नहीं दिए? तो सबकी जानकारी दूंगा, बैच की जानकारी, किताबों की जानकारी, सबकी, और कैसे प्रश्न आ रहे हैं वो तो मैं बता ही रहा हूं। तो अर्ध शुष्क ये भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, वहां पर एरिडी पाई जाती है। राजस्थान के अंदर लाल लोमी मिट्टी है, वो कौन से जिले में पाई जाएगी? लाल लोमी मिट्टी है तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाई जाएगी। विशेष रूप से बात करें उत्तरी, ये उदयपुर जो क्षेत्र है वहां पर ये मिट्टी पाई जाएगी। निम्नलिखित में से वो कौन सा जिला है जहां 3 नदियों का संगम होता है? सोम, माही और जाखम, ये 3 नदियां डूंगरपुर के नवा टापरा में मिलती हैं, जहां पर बेणेश्वर का मेला लगता है माघ पूर्णिमा के दिन, और ये संत मावजी की तपोस्थली है। हर बार प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर। कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है? कुराल नदी का संबंध किस जिले से है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपके क्या है? बूंदी है ना, बूंदी जिले से निकलती है, और चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है आपको याद करना है? ये चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखो, यहां पर देखो, ये प्रश्न तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके सेकंड पेपर में भी पूछा जाएगा। ये 3 दिवस जो है ना, विश्व जैव विविधता दिवस। अब देखो, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न तो कॉमन क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। मार्च में 2 अक्षर, जल में 2 अक्षर, पृथ्वी 3 अक्षर, अप्रैल 3 अक्षर, जैव में 2 अक्षर, तो 22 मई में भी 2 अक्षर याद कर लेना। फिर देखो यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर, ये सेकंड पेपर ज्योग्राफी वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। राजस्थान के अंदर 5 प्रोजेक्ट टाइगर हैं, जिसका मैंने यूट्यूब पर एक शॉर्ट्स डाला हुआ है। कौन कौन से शॉर्ट्स आते हैं ना 1-1 मिनट के, देखते हो तुम, उससे क्लियर हो जाएगा। आगे देखो, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है? ये देखो अच्छा प्रश्न है। यहां पर स्वर्णिम चतुर्भुज राजस्थान में किस शहर से निकला है? यहां पर उदयपुर से निकलता है स्वर्णिम चतुर्भुज, आपको याद रखना। उदयपुर, ओके, उदयपुर से, उदयपुर के साथ अजमेर और जयपुर भी कर लेना। अब जयपुर और अजमेर भी। राजस्थान की कला संस्कृति से पूछा गया प्रश्न है कि लोक देवता जो रामदेव जी थे, उनके पिताजी थे अजमल जी। अजमल घर अवतार है, और रामदेव जी का कभी भजन सुनते हैं तब कहते हैं ना, अजमल जी के पुत्र नहीं था, लोग ताने देते थे, है ना। तब इन्होंने अपना खुद को समाप्त करने के लिए समुद्र में समाधि लेने की सोची। तब भगवान प्रकट हुए, बोले मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा, जा अजमल तू जा। अजमल जी जैसे ही घर आए, 1 नहीं 2 पुत्र हुए। ठीक है ना, हाँ याद करना, उनमें रामदेव जी थे। राजसमंद जिले में स्थित जो मोलेला गांव है, वो मिट्टी की मूर्तियों के लिए, मिट्टी के खिलौनों के लिए, और इसके लिए आप सभी को पता है कि मिट्टी जो है ना, तालाब किनारे जो होती है ना मिट्टी की मूर्ति, उससे जो कलाकारी की जाती है, उससे जो डिजाइन बनी जाती है, खिलौने वगैरह, पात्र वगैरह मिट्टी के, वो क्या कहलाती है? टेराकोटा या मृण मूर्ति। इस बार आ सकता है टेराकोटा के नाम से ना। टेराकोटा, क्या इसको क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, ओके, टेराकोटा। उसके बाद याद करें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
जयपुर चित्र शैली, देखो राजस्थान की कल्चर में जयपुर की चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल में मानी जाती है? जयपुर में हवाई जो है, हम बात करें जो हवा महल है, उसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। उन्हीं के समय में आपकी जयपुर चित्र शैली का सबसे ज्यादा विकास हमें देखने को मिलता है। और एक प्रश्न ये आता है कि साहिब राम है वो कौन सी शैली का चित्रकार था? तो साहिब राम है वो आपका जयपुर शैली का ही चित्रकार हुआ करता था। साहिब दीन पूछे तो मेवाड़ शैली कर देना। और आदम कद बड़े बड़े चित्र किसके थे? वो इसी राजा के थे, ईश्वरी सिंह के, जो साहिब राम ने बनाए थे। ये भी अच्छा प्रश्न है। हाड़ौती सेवा संघ, देखो हाड़ौती के अंदर यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा की बात हो रही है, नैनूराम जी शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना 1934 के अंदर, लिखो 1934 में, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके नैनूराम जी शर्मा हाड़ौती में की गई थी। हाड़ौती प्रजामंडल में भी इनका योगदान है। 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? आप पढ़ाई करो, उस समय ऐप की क्लास देख लिया करो और रामबाण के क्वेश्चन निकाल लिया करो। वहां पर अलग अलग जो है पॉलिटिकल एजेंट की बात हो रही है। तो जैसे मैक मैसन था, तो वो आपके कहाँ का था? ये तो जोधपुर में, जिसको मार करके आउवा के किले पे टांग दिया था। तो ये आपका प्रश्न अभी 2 दिन पहले ही पूछा गया था परीक्षा के अंदर, तो ये जोधपुर का था। हॉल था तो वो सिरोही का था। बटन है तो गुरुजी कट लागे, कोट रमाइन बटन लागे बेटा, है ना, तो ये वहां का था, ऐसे याद करो। और शॉवर्स है वो आपका कहाँ का हो गया? मेवाड़ का हो गया। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट देखिएगा, मारवाड़ किसान सभा। 50 में से सिर्फ और सिर्फ 8-10 प्रश्न ऐसे होंगे जहां तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बाकी रामबाण पढ़ी हुई होगी तो सीधे सीधे से हल कर दोगे। मैं तो 50 में से 50 प्रूफ भी दे दूंगा रामबाण में से। जीके बहुत सरल है, चिंता ही मत करो। बच्चों को गाइडेंस ही नहीं होता है कि पढ़ना क्या है, सिर्फ रामबाण पढ़ लो, जीके तगड़ा हो जाएगा। ऐप की क्लास सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए देख लिया करो कि क्या होती है हिस्ट्री और क्या होती है कल्चर। मारवाड़ किसान सभा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ किसान सभा के पहले अध्यक्ष मंगल सिंह कछवा थे, ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मारवाड़ किसान सभा के पहले अध्यक्ष मंगल सिंह, जो 1941 में स्थापित हुई थी। 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद में जयपुर का राजा कौन बना था? उस समय फिर लड़ाई हुई थी, मराठों ने हस्तक्षेप किया था, तो उस समय जो राजा बना था वो ईश्वरी सिंह बना था। इसी ईश्वरी सिंह के समय में इस लाट का निर्माण किया गया था, जिसके ऊपर से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली थी। इसके समय में साहिब राम ने इनके चित्र बनाए थे, आदम कद वाले, वो इंपॉर्टेंट है। यहां से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आते हैं भाई, याद कर लेना। फिर देखो, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव है वो अनुदान में दिए थे? ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। ये जगत सिंह सेकंड हुआ करते थे। ये कौन हुआ करते थे? जगत सिंह सेकंड हुआ करते थे। अच्छा प्रश्न है। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक का नाम बताइए। मारवाड़ का महाराणा प्रताप जिन्हें कहते हैं वो है रावचंद्र सेन। प्रताप का अग्रगामी जिन्हें कहते हैं, महाराणा प्रताप से पहले मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, वो कौन है? आपके भूला बिसरा राजा प्रताप, ये चंद्रसेन हो गए। अगला, शिरोई का राजस्थान में विलय आपके एकीकरण के अंतिम चरण के अंदर हम कहेंगे 1 नवंबर 1956 एकीकरण का जो 7वां चरण था, उस समय 1 नवंबर 1956 में सिरोई राजस्थान में आ गया था। गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं, उनका जन्म स्थान हाथल गांव पहले बंबई प्रांत में चला गया था, बाद में यहां मिलाया गया उनके आंदोलन की वजह से, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी कहते हैं। अब ये इस प्रकार के प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट होते हैं एकीकरण के संबंध में कि कौन उस समय का प्रधानमंत्री था। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो संयुक्त राजस्थान यानी एकीकरण का तीसरा जो चरण है उसकी बात हो रही है। एकीकरण का तीसरा जो चरण है उसकी बात हो रही है, तो आपके माणिक्यलाल जी जो वर्मा है उन्हें बनाया गया था। अगला, सुशीला और भगवती की बात कर रहे हैं, ये इनका संबंध किस प्रजामंडल से था? माणिक्यलाल जी वर्मा ने तो अपने पूरे परिवार को ही इस एकीकरण में लगा रखा, आधुनिक आजादी के अंदर लगा रखा था, तो उन्हीं में आपको याद रखना है, सुशीला और भगवती याद रखिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला है। सीता जी आपके कहाँ रहे थे? जो है घर से बाहर निकाल दिए थे राम जी ने, आप सबको पता है ना, उनको परीक्षा के लिए। तो जेठ अमावस्या के समय में ये जो है सीताबाड़ी का मेला लगता है मारा जिले के अंदर। और मारा जिले में जो जनजाति रहती है ना, वो शहरिया जनजाति रहती है, और वो शाहबाद और किशनगंज जो तहसील है ना, वहां पर शहरिया जनजाति, शाहबाद और किशनगंज तहसील में शहरिया जनजाति रहती है। तेजाजी भगवान का कर्मस्थली बांसी दुगारी, यहीं पर आपका जो है यहाँ बांसी दुगारी है। उन बांसी दुगारी तो खैर यहाँ हम बात करें तो वो तो बूंदी में हो गया,
लेकिन शहर या जनजाति है वो तेजाजी को मानती है, इतना याद रखना है ना, तेजाजी को मानती है। हम यहां पर बात करें सच्चाई माता मंदिर, जो सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर, ये सच्चाई माता मंदिर तो ओशिया में स्थित है, और ओशिया आपके कहां पर है, जोधपुर के अंदर स्थित है। तो सच्चाई माता मंदिर, ये सूर्य मंदिर वगैरह, हरिहर मंदिर वगैरह, जैन मंदिर, ये आपके ओशिया के बहुत फेमस है। ऐसे ऐसे प्रश्न इस बार तुम्हारे आएंगे। होम साइंस का पेपर लेकर आओ सर, ठीक है, होम साइंस का अगला पेपर करा दूंगा, लेकिन उससे पहले राजस्थान जीके का जो होम साइंस का जो पेपर आया था उसमें 50% राजस्थान जीके के थे, वो पहले करवा दूंगा। साइंस वाले बच्चों के जो जीके के 100 क्वेश्चन थे वो भी कराऊंगा। तो होम साइंस, ज्योग्राफी और साइंस के सभी बच्चे जीके की क्लास जरूर देखना, सब्जेक्ट आपका स्पेसिफिक अलग है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 40 है, सहेलियों की बाड़ी संग्राम सिंह द्वितीय या सांगा सेकंड के द्वारा अपनी रानियों के लिए करवाया गया था। तो ये सहेलियों की बाड़ी आपके कहां पर है, उदयपुर के अंदर स्थित है। सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो उनकी एक रचना है वीर सतसई, ये 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी गई है। तो किस राजपूत राज्य के इतिहास से संबंधित है, वीर सतसई। और हम बात करें सूर्यमल मिश्रण, तो ये आपके जो है बूंदी के राम सिंह द्वितीय के, इनके हुआ करते थे दरबारी विद्वान, तो बूंदी के हाड़ा चौहानों से इनसे संबंधित हो जाती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राम सिंह द्वितीय के दरबारी थे सूर्यमल मिश्रण, जिन्हें राज्य कवि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्य कवि कहते हैं। उनकी किताब के बारे में प्रश्न पूछा गया था, बड़ा अच्छा प्रश्न था, ध्यान रखना सभी बच्चे। लैब असिस्टेंट में इस बार ऐसे ही प्रश्न आएंगे, कुछ कथन वाले आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया। देखो, गोसुंडी शिलालेख इतिहास में आज से 2200 साल पहले, दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है गोसुंडी शिलालेख। भाषा उनकी क्या हुआ करती थी, संस्कृत हुआ करती थी। तो भाषा तो उनकी संस्कृत हुआ करती थी, लेकिन यहां हम बात करें लिपि, हमेशा प्राचीन ग्रंथ जो अभिलेख मिले सबकी ब्राह्मी थी। आंख बंद करके कर देना, अगर भाषा पूछे प्राचीन अभिलेखों की तो संस्कृत, और लिपि इनकी क्या थी, ब्राह्मी थी, इतना आप लोगों को याद रखना है। किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के प्रमाण, और उसमें भी एक से ज्यादा फसल, है ना, एक से ज्यादा फसल के प्रमाण, ये हमें मिला है कालीबंगा की सभ्यता से। और कालीबंगा सभ्यता आपके सरस्वती नदी के किनारे, वर्तमान गग्गर, और वैदिक काल का नाम क्या था गग्गर का, सरस्वती। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में आपकी सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। वर्तमान जो घग्गर है उसी का ही नाम क्या था, सरस्वती था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, उत्तरी राजस्थान से संबंधित है, सीधा सीधा प्रश्न है। बीबी लाल और बीके थापड़ ने यहाँ पर आपके उत्खनन कार्य किया था, और दयाराम साहनी ने खोज की थी। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान गंगानगर, देखो कालीबंगा, और ये अधीनस्थ बोर्ड ने हनुमानगढ़ जो है, देखो ये अधीनस्थ बोर्ड की ही गलती थी, ये मेरी गलती नहीं है, ना मेरे टाइपिस्ट की गलती है, ये अधीनस्थ बोर्ड ने ही लिखा था। तो यहां पर गंगानगर नहीं होगा, कालीबंगा सभ्यता है वो आपके हनुमानगढ़ में इसका विस्तार है, ठीक है। बोर्ड कई बार गलतियां कर देता है, लेकिन तुम्हें वहां घबराना नहीं है, तुम्हें यह करना है कि ये सर ने बताया था घग्गर नदी के किनारे आपकी सभ्यता विकसित हुई थी। नदी के किनारे इसलिए विकसित हुई क्योंकि पानी चाहिए होता है, खेती करनी होती है। अब यहां पर दिए गए ऑप्शन में से आपका सही सुमेलित करो दिए गए ऑप्शन के अंदर, ठीक है। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, राजस्थान के साहित्य से प्रश्न आएगा। बीसल देव रासो, सरदार सरदार कितने आदमी थे, और 20 आदमी थे, और तुम हार के आगे वापस 20 कितने थे, नर थे। तो नरपति नालह, ये ग्रंथ बीसल देव रासो है वो नरपति नालह लेखक के द्वारा लिखा गया। खुमान रासो दलपत विजय का ग्रंथ है। बैली कृष्ण रुक्मणी बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है, जो अकबर का दरबारी विद्वान था, याद रखना है, वैली साहित्य लिखा इसने, वैली साहित्य। और राव जैतसिरो संत, ये बीठू सुजा का है, किसका है, बीठू सुजा का। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जो मैं ऐप में पढ़ाता हूं तो इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, बाकी 100-200 पढ़ा देता हूं, उसमें 25-30 को इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, वहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे। ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी, ऐप की क्लास को देखने का, और रामबाण बुक से राजस्थान जीके के प्रश्न निकाल दो। नौकरी तुम्हारी होगी, जो रोल नंबर वाली जो पीडीएफ होगी उसमें तुम्हारा नाम होगा। तो ये शिवदास गार्डन की तो है अचलदास खींची की वचनिका, और ये प्रश्न भी अभी पूछा गया था 2 दिन पहले, अचलदास खींची की वचनिका। अचलदास खींची की वचनिका ग्रंथ है वो किसका है, ये आपके गागरोन के शिवदास गार्डन की रचना है। गागरोन के अचलदास खींची झालावाड़ के शासक हुआ करते थे, ठीक है, संत पीपा के वंशज। राजस्थान में चंद्रभागा मेला की बात हो रही है। राजस्थान के अंदर एक चंद्रभागा मेला लगता है अक्टूबर-नवंबर में, जिसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं, और ये झालरा पाटन के अंदर लगता है। और ये झालरा पाटन कटे है अब राजस्थान में झालावाड़ रामायण है, तो हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है, हाड़ौती का सुरंगा मेला जिसे कहते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं,
पढ़ाई ने जोर आवे तो मैं कहीं नहीं कर सकूं। सुबह भूखे पेट बैठ के कम से कम 4-5 घंटे पढ़ लोगे ना, और पूरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि सुबह 7 से 12 पढ़ लिया करो। राजस्थान के किस जिले के अंदर पत्थर मार होली प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के त्योहार जब हम पढ़ते हैं तो होली के संबंधित ये त्योहार पूछा गया है। तो जो ये आपकी पत्थर मार जो होली है वो आपके कहाँ की है? बाड़मेर में। अब देगची मार, बाल्टी, लठ मार है तो करौली की फेमस है। टमाटर की हो, अलग तरह तरह की होली है, पत्थर की, सब तरह। देवर बाबी होली है तो ब्यावर जिले की फेमस है ना। तो गढ़ बीठली की बात हो रही है यहाँ पर। निम्न में से कौन सा दुर्ग है वो गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है? तारागढ़। और ये आपके अजमेर, अजमेर के अंदर बना हुआ तारागढ़ जिसे गढ़ बीटली कहते हैं। एक तारागढ़ है वो आपका बूंदी में भी है, याद रखना। एक तारागढ़ कहाँ है? बूंदी में। पृथ्वीराज जो मेवाड़ के थे उनकी पत्नी तारा के नाम पर इसका नामकरण रखा गया है, याद करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण है वो राय सिंह ने करवाया था। राय सिंह ने बीका की गड्डी उसकी जगह पर, है ना। सबसे पहले तो 1488 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी बीकानेर नगर की, वैशाख ये शुक्ल तृतीया यानी आखा तीज के अवसर पर। उसके 100 साल बाद में 1589 से 1594 के बीच में मंत्री करमचंद की देखरेख में राय सिंह के द्वारा अपने इस बीकानेर के जो है जूनागढ़ किले का निर्माण उसी बीका की गड्डी के ऊपर किया गया था 1589 से 1594। अगला प्रश्न राजस्थान जीके का अंतिम प्रश्न। अभी तक जितने भी बच्चे जो क्लास देख रहे थे ये साइंस वालों के लिए, होम साइंस वालों के लिए और अपने ज्योग्राफी, तीनों ही बच्चों के लिए समान रूप से उपयोगी क्लास थी। लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वालों के लिए लाभदायक है। लेकिन लैब असिस्टेंट साइंस वाले बच्चे भी आगे के 100 प्रश्न देख सकते हैं, क्योंकि इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी और इंडिया के ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, लगभग 100 में से 20-25। तो ये भी आपके काम की चीज़ है। फटाफट लैब असिस्टेंट अन्य बच्चे भी इसको शेयर कर देवे। खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के संप्रदाय के भाग है। दादू पंथ की अलग अलग शाखाएं हैं, याद करना। मैं इतना दावा कर सकता हूं कि राजस्थान जीके के जो प्रश्न आते हैं 50 होम साइंस और ज्योग्राफी में, उसमें से तुम 45 प्लस क्वेश्चन आराम से सही कर दोगे अगर माइंड मैप का बैच पढ़ते हो। और ये जो रामबाण बुक है 94, 60, 97, 14, 50 पे व्हाट्सएप करके ये 2.0 41 जिलों के अनुसार मंगवा लेना। ऐप में कोर्स पढ़ना है और ये जो किताब है इसमें से सिर्फ क्वेश्चंस निकालने। अब आगे आ जाओ, ये लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में जो 66 यूनिट है उसके प्रश्न हैं और बैच में आप सभी साथी पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा बिरला होगा बेचारा कहीं दूसरी जगह भटक गया होगा, किसी और जगह कोर्स ले लिया होगा, लेकिन 100 में से 90 यानी कहूँ 90% बच्चे हैं वो माइंड मैप से पढ़ रहे हैं। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप यूट्यूब पर देखिए कितने बच्चे अपने को पसंद कर रहे हैं सारे, क्योंकि पता है हर बार क्वेश्चन के प्रूफ 90% तक सर देते हैं। तो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के भी दिए जाएंगे। ये पीछे एक क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन है ज्योग्राफी के। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है एक ही दिन में पेपर होता है, होम साइंस का भी एक ही दिन में पेपर होता है। दोनों में 150 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन साइंस वाला क्वेश्चन है उसमें 2 पेपर होते हैं, सुबह की पारी में, दोपहर की पारी में। जहाँ 100 क्वेश्चन जीके में आपका इंडिया जीके, राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स और साइकोलॉजी पूछी जाती है। लैब असिस्टेंट होम साइंस और ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी आती है। करंट अफेयर्स, होम साइंस, करंट अफेयर्स और इसके साथ साथ इंडिया जीके और साइकोलॉजी नहीं आती होम साइंस और ज्योग्राफी में। ये प्रश्न बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं कि सर क्या करूं। हाँ जी, ये बहुत ही शर्मिला जानवर है जो आपको दिख रहा है सामने, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट के। अब मैं 100 क्वेश्चन नॉन स्टॉप कराऊंगा, थोड़ा फास्ट, क्योंकि ऐप में डिटेल में सब कुछ पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ आंसर टिक करेंगे। तो पूछा गया प्रश्न है कि रेड पांडा नाम का जो जंतु है वो कैसी प्रजाति में, इस बेचारे के ऊपर आया हुआ है संकट। ठीक है, संकट इसलिए आया हुआ है क्योंकि ये जैव विविधता को खतरा पहुंच रहा है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसलिए इसको भी खतरा है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के अंदर राइट आंसर क्या हो गया? संकटापन प्रजाति है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति, अति बहुत ज्यादा खतरा है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित, फटाफट इस टॉपिक के अंदर निम्न में से कौन सा प्रमाण पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित करता है? तो थोड़ा सा दिमाग यहाँ वायव्य फोटो चित्र से पता लगा सकते हैं, सॉरी ध्यान रखना, सही है, चंद्र ग्रहण सही है। लेकिन यहां पर दिए गए ऑप्शन के अंदर आपका सूर्योदय और सूर्यास्त क्वेश्चन नंबर आपका 52, लेकिन ज्वालामुखी उद्भेदन यहाँ 52 के अंदर ए ऑप्शन है वो आपका सही है ना, ये प्रमाणित नहीं करता है कि ये क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है, 52 के अंदर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर बात करें पृथ्वी के कुल जल का, देखो पृथ्वी पर जल की बात नहीं हो रही है,
पृथ्वी के ऊपर जल कितना है उसकी बात नहीं हो रही है। वो तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर लगभग 2/3 जल पाया जाता है, लेकिन कह रहा है कि पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग है वो आपके महासागरों में पाया जाता है। तो महासागरों में हम 97% भाग है वो महासागरों में पाया जाता है, ये याद रखना। मंदाकिनी नदी गंगा नदी से कहां आकर मिलती है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, इस तरह से मतलब 5 प्रयाग बनते हैं, पंच प्रयाग बनते हैं। ये दिए गए नाम है सामने। मंदाकिनी नदी गंगा नदी में कहां मिलती है? उत्तराखंड के अंदर ये मिलती है आपके रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी किससे मिल जाएगी? गंगा से मिल जाएगी। तो ये आप लोगों को फटाफट आंसर देते रहो आप साथ साथ में। बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं? पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बच्चे माइंड मैप ऐप से ही पढ़ रहे हैं, लैब असिस्टेंट का बैच। इतना मैं कह सकता हूँ, आप सभी साथी हज़ारों की संख्या में पढ़ रहे हैं। जम के पढ़ो, ठीक है। मैं पूरा लाइव पढ़ा रहा हूँ। हर महीने ऐप का लाखों का खर्चा आता है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब की तरफ फ्री में होता है। वहाँ बहुत ज़्यादा मुझे कॉस्ट लगती है, टीम है, स्टाफ है, वो तुम्हारे सब कुछ मैनेज हो जाता है। तब तक मैंने फ़ीस कम कर रखी है, लेकिन अगले 5 दिन बाद में फ़ीस फिर बढ़ जाएगी। फिर मत कहना कि सर बैच की फ़ीस आपने 2000 क्यों की। आ जाओ फटाफट। इस बार थोड़ा सा टफ आ सकता है पेपर, ठीक है, थोड़ा सा टफ आ सकता है। फूलों वाली बौछार, प्री मानसून जो बारिश होती है वो केरल तट पर जो होती है वो फूलों वाली बौछार है। मैंगो शॉवर भी होता है इससे थोड़ा ऊपर, और बारदोली छीड़ा वगैरह पश्चिम बंगाल में। तो ये नाम इस बार आपको याद रखने हैं क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण समुद्री धारा है? ओशनोग्राफी के अंदर, जो मॉर्फोलॉजी में ओशनोग्राफी के अंदर महासागरीय धाराएं हैं, और सरल सा क्वेश्चन है, गर्म धारा है वो आपकी गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ, ये वार्म करंट है जो रेड कलर में है, और अटलांटिक महासागर के अंदर ये गल्फ स्ट्रीम है, ये एक वार्म है। और इसके अलावा जितनी भी है लैब्राडोर, कनारी और फॉकलैंड, लैब्राडोर, कनारी और फॉकलैंड, ये रही लैब्राडोर, कनारी और फॉकलैंड, ये गेम में से आप आराम से पहचान सकते हो कि ये आपका गर्म धारा कौन सी है, आपकी गल्फ स्ट्रीम, जो अटलांटिक महासागर में अमेरिका, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट के पूर्वी भाग की तरफ बहती है, जो आती है भूमध्य रेखा से। तो महासागरीय धाराएं पूरी याद रह जाएगी। सिर्फ ये याद कर लोगे ना, मैं ये मैप याद कर लोगे तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो। अगर ये मैप याद कर लेते हो तो भी इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 57, थोड़ा ध्यान देना, अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो ज्वालामुखी में पृथ्वी की सतह की और मैग्मा के प्रवाह से लेकर आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी संरचनाओं का निर्माण संबंधित है। बिल्कुल, आंतरिक भाग में सिल है, डाइक है, बैथोलिथ है, लैकोलिथ है, फैकोलिथ है, बहुत सारी स्थलाकृतियां बनती हैं। बाहर की और भी अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां, जिसमें कॉल्डेरा है ना, बड़ा आकार हो जाए, क्रेटर है छोटा होता है, कॉल्डेरा बहुत बड़ा होता है, वो बनता है। भू आकृतिक प्रक्रियाएं, अंतर्जात और बहिर्जात। भू आकृतिक प्रक्रियाएं अंतर्जनित जो है आपके अंतर्जात बल, और एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक वे बल हैं जो पृथ्वी के धरातलीय विन्यास में परिवर्तन लाते हैं। पृथ्वी के थोबड़े में परिवर्तन किसकी वजह से आता है? एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से। एंडोजेनेटिक अलग है, आंतरिक भाग में काम करते हैं। एक्सोजेनेटिक बाहर के रूप में स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं। अंतर्जात और बहिर्जात वे तत्व हैं जिनमें धरातलीय पदार्थों के अधिग्रहण और परिवहन की क्षमता होती है। नहीं, ये गलत है। अंतर्जात परिवहन, ये जो कि बात करें अंतर्जात और बहिर्जात, आंतरिक बल है वो परिवहन वगैरह का ऐसा कोई उसकी वो नहीं होता है। परिवहन वाला तो जो है वेदरिंग, इरोजन, वो सब अलग से टॉपिक होता है। तो ये अलग उल्टी बात कही हुई है। परिवर्तनी पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया। बिल्कुल, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज के अंदर हम पर्वत निर्माण बल की बात करते हैं, जैसे ओरोजेनेटिक फोर्स कहते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था के संबंध में सही नहीं है? अगर बच्चे कह रहे हैं सर इस बार पेपर टफ आ गया, तो टफ पेपर सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही आ सकता है जिसमें एक ऑप्शन है वो कठिन होगा, आपको पहचान करनी है। प्रजननशीलता और मृत्युता दोनों काफी कम हो जाती है। नहीं, जनसंख्या या तो स्थिर या मंद रहती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है। जनसंख्या परिवार के आकार को नियंत्रित करने में असफल हो जाती है। ये अंतिम अवस्था के संबंध में सही नहीं है। बाकी सारे के सारे सही है। जननांगीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, वहां पर जनसंख्या के अंदर इस टॉपिक को पढ़ते हैं। अब कुछ रेखाएं होती हैं जो ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, आइसोहेल रेखाएं। अब अलग अलग जो है समान रूप से इसके अंदर हम बात करें, सूर्य प्रकाश की समान अवधि को दिखाने वाली वो आइसोहेल कहलाती है। ठीक है, जो आइसोथर्मल होती है तो वो आपकी समान तापमान को दिखाएगी। और इस अनेक प्रकार की इन रेखाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं उस समय। ठीक है,
अच्छा ये पेपर दिया था सर मैं 2 नंबर से रह गया था, कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें नहीं रहने देंगे, अपने बैच में से 90% क्वेश्चन मिलाएंगे, जबकि कट ऑफ रहती है 72-73% रही थी पिछली बार। इस बार ज़्यादा ज़्यादा 75 प्लस चली जाएगी या 75 जाएगी, और टफ आ गया तो 70 पर आ जाएगी। और अपन तो 90% क्वेश्चन मिला रहे हैं, 20% ज़्यादा, इतने ज़्यादा मिल रहे हैं तो सभी बच्चों को बैच ज्वाइन करना ही है। अब ये क्या है कि कार्टोग्राफी, ये जो है उससे पूछा गया प्रश्न है आपके प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से। भारत का स्थल आकृतिक मानचित्र जिसमें अक्षांश और देशांत का जो मान है 30 मिनट इंटू 30 मिनट पर जो है होते हैं, उसका संगत मान 1,25,000 होगा। ये एकदम सटीक आंसर है, ये आंसर एकदम सटीक है, इसमें एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये अंतिम आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार जो प्रश्न पूछा गया है, शहर के लिए शामिल मूलभूत सेवाओं में कौन सी सेवा शामिल नहीं है। एक जो अर्बन एरिया होता है, उस अर्बन एरिया के लिए आवश्यक चीजों के बारे में प्रश्न पूछा है कि कौन सी चीज इसमें शामिल नहीं है। साफ पानी चाहिए होता है, जो हेल्थ से संबंधित सेवाएं चाहिए होती है, साफ सफाई चाहिए होता है, लेकिन छवि ग्रह यहां पर नहीं होगा। कॉमन सेंस से आंसर दिया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का कारक नहीं है। वो कारक जो सूती वस्त्र उद्योग लगाने के लिए जरूरी नहीं है, वह जल आपूर्ति तो चाहिए होती है, वस्त्र के लिए जरूरी है, आर्द्रता नमी चाहिए, लेबर की जरूरत पड़ती है, लेकिन शहरी क्षेत्र जरूरी नहीं है। ग्रामीण एरिया होगा तो भी चल जाएगा, शहरी एरिया उतना प्रभावित नहीं करता है जितना आपका कौन प्रभावित करते हैं, ऊपर वाले 3 कारक, तो ये याद रखिएगा। देखो आगे की यूनिट नंबर 41, 42, 43, 40 से 45 के बीच में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक सेवाएं हैं, और 45 बाद में करते हैं परिवहन है। मात्र 10 घंटे के टॉपिक है, 10 यूनिट। शुरुआत में मुझे टाइम लगा पढ़ाने में, जोर आया, बहुत क्लासें डाली हैं। नोट्स पढ़ लो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, अभी मिला के दिखाऊंगा इसी क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिसकी हेडिंग पढ़ के भी तुम आंसर दे सकते हो। पूरा नोट्स को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, कम से कम ऊपर वाली हेडिंग तो एक बार पढ़ लो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। शिक्षा और चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी के अंदर आते हैं। प्राथमिक में कृषि आती है, प्राथमिक में क्या आता है, प्रकृति से जुड़े हुए सारे काम आते हैं, कृषि है चाहे खनन वगैरह, खाने, सब इसमें आ जाएगी। द्वितीय के अंदर क्या आ गया, इंडस्ट्री आ गया, जहां पर खेती के माल को इस्तेमाल किया जाता है, ये आ गया। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया है। तृतीय के अंदर क्या आती है, सेवा क्षेत्र आता है, परिवहन, विशेष रूप से परिवहन वगैरह, कच्चे माल के बाद में पक्का माल, पक्के माल को ले जाने के लिए जो सेवाएं होती है वो तृतीय क्षेत्र हो गया। और उसके बाद में चतुर्थक सेवाओं के अंदर चिकित्सा, बीमा, बैंकिंग, बैंक, ये सब चौथे व्यवसाय में आ जाएगा। और 5वां उससे आगे हो जाएगा जो नवाचार से संबंधित होगा। इससे ऊपर कोई क्वेश्चन था ही नहीं पिछली बार। देखो ना कितने सरल सरल क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 64 में आओ। 64, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वह पड़ोसी देश कौन सा है जहां द्वितीय सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय प्रवासी निवास स्थान के संदर्भ में लोग प्रतिशत में प्रतिवेदित हुए। सामने इंग्लिश वाला भी देख लेना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जहां पर दूसरा सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय प्रवासी है वो इधर उधर हुए थे। तो बेचारे पाकिस्तान में तो लोग इधर उधर भागते ही रहते हैं क्योंकि वहां अनस्टेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, विश्व बैंक द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट, और जब मैं बैच में पढ़ा रहा हूं तो 2024 और 25 की रिपोर्ट अपडेट करके पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी में सारे टॉपिक कवर है ही नहीं, 66 यूनिट है, 66 में से एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ 25-30 यूनिट ही मिलेगी। उसके अलावा तुम्हें ऐप से डिटेल पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो सारी चीज़ें इनके ऊपर डिपेंड मत रहो कि भाई एनसीईआरटी तो पुराने डाटा भी हो सकते हैं, नए डाटा कहाँ से लाओगे, 1 साल पहले का पूछ रहा है। विश्व बैंक द्वारा 2021 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में वह देश जहां ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है, परसेंटेज के हिसाब से, संख्या के हिसाब से नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, तो कह रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज, क्योंकि श्रीलंका की जनसंख्या तो बहुत कम है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से श्रीलंका के अंदर जनसंख्या कैसी है, वो आपकी कैसी है, बहुत ही, हाँ जी। बिल्कुल, एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि हाँ, जो बैच पढ़ेगा वो क्वेश्चन पूरे डिटेल में पढ़ लेगा। तो माइंड मैप से पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, लैब असिस्टेंट के अंदर सारे ही सिलेक्शन लेने वाले माइंड मैप के होंगे, लगभग का कहूँगा मैं। 10% का गारंटी नहीं लेता कि वो माइंड मैप बैच से पढ़े ना पढ़े, अधिकांश को मैं ही पढ़ूंगा और इस बैच में अधिकांश से सिलेक्शन यहीं से होंगे। वो तो कंटेंट पढ़ोगे तब मिलेगा ना बेटा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है, ग्रिफिथ टेलर जो है वो नव निश्चयवाद के शब्द के दिया था, उन्होंने वो शब्द दिया था। अब जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन के जो आपके सम्मेलन वगैरह आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, अगर आप हेडिंग भी पढ़ लेते हो, एक टॉपिक को अगर आधा घंटा भी दे देते हो तो भी आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पूछ रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें 1997 में जापान के क्योटो शहर के अंदर ये बैठक हुई थी और सम्मेलन हुआ था। उसके बाद में 2006 के अंदर इसे क्या किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए। अब ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है उसका प्रश्न भी आपके लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वाले इस पेपर में पूछा गया था, आगे आएगा, और जो मैंने आपको 2-4 दिन पहले ही ऐप के अंदर डिटेल में पढ़ा दिया, जिसके नोट्स भी दिखाऊंगा मैं आपको। अफ्रीका का कौन सा हवाई अड्डा ग्रीनविच रेखा के ऊपर स्थित है। ऐसे प्रश्न थोड़े से टफ होते हैं, अगर डिटेल स्टडी करके ठीक है, नहीं तो 10-15 प्रश्न छोड़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 68 है, ये अकरा है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर कह रहा है अब्रक उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है। ये कालाहंडी है, वो अब्रक के लिए नहीं है। हजारीबाग झारखंड है, भीलवाड़ा राजस्थान है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश है, ये सब आपके किसके लिए जाने जाते हैं, अब्रक के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा ओजोन परत के लिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए, यानी ओजोन परत आपकी जो जिसमें O3 ओजोन है उसको काटने का काम, उसको पतला करने का काम कौन नहीं करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नहीं करता, ये तो एसिड जो रेन होती है उसके लिए जिम्मेदार है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, हेलोन्स है, CFC है। भाई बैच के अंदर अपन जब जलवायु परिवर्तन ये पढ़ते हैं यूनिट 12 के अंदर, तो ये पढ़ाया हुआ है आपको बहुत आसानी से, है ना, बहुत सरल चीज है ये। जब हम बैच के अंदर पढ़ते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के नोट्स है पूरे, जो मैं बैच में पढ़ाता हूँ, देख लो कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, नोट्स सबके सामने है, किसी भी प्रकार की कोई चीज आपसे छुपा नहीं रहा हूँ। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के मेरे नोट्स हैं जो आपके यूनिट 12 के अंदर है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है वो मैंने बताया था कि लघु तरंगें जब दीर्घ तरंगों में बदल जाती है तो वापस नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हेलोन्स है, अब ये सब कुछ पढ़ा रखा है। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज की बात की मैंने, है ना, और ये विभिन्न प्रकार की गैसेज इनकी बात की थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप बैच में पढ़ते हो तो ऐसी तो बहुत कॉमन चीजें, तो ऊपर की बातें हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बहुत ऊपर की बातें हैं, बहुत सरल बातें हैं, है ना। और बैच में तो आप पूरा डीप में पढ़ाता हूं मैं आप लोगों को, देख ही लो, तुम सामने पढ़ा है सब। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये नहीं होगा, बाकी सारी की सारी चीज होगी। यूनिट नंबर 11-12 ये सब आपके पर्यावरण इनसे संबंधित हो जाती है। बहुत सीधी सी चीज है, बहुत सीधी सी चीज है। ठीक है, आपको सिर्फ बैच ज्वाइन करके रजिस्टर डाल के नोट्स बनाने, 66 यूनिट के एक एक टॉपिक को कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारा भाई जुलाई एंड तक 50 से 55 यूनिट कवर कर चुका होगा, तो तुम लोग भी मेरे साथ साथ वो कवर कर लेना जहां पर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। CFC की बात करें तो रेफ्रिजरेटर और आपके इनके AC में इस्तेमाल होती है, ये सब इसके लिए जिम्मेदार है, जो सैकड़ों सालों तक पर्यावरण में रहती है। निम्न में से कौन सा राज्य जिंक का प्रमुख उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर जस्ता उत्पादन में राजस्थान टॉप पे है, एकाधिकार है, आप कहोगे तो राजस्थान की ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन पढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि खगोल शास्त्री जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रतिपादित किया था, जॉर्ज लेमेथियर। आपको जॉर्ज लेमेथियर यहां पर राइट आंसर करना है, और 1927 में इन्होंने अपने इसके बारे में कहा था। 1927 के अंदर लेमेथियर ने इसके बारे में कहा था सबसे पहले। आगे देखो, ये यूनिट नंबर 1 जो है ना, उससे दूसरी यूनिट से क्वेश्चन आया। यूनिट नंबर जो 1 है उससे ये क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने किया था ईसा पूर्व शताब्दी में, है ना। इरेटोस्थनीज ने इसको 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, 3rd सदी ईसा पूर्व के अंदर इरेटोस्थनीज ने यह शब्द दिया था, इरेटोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 74 कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो तो सही। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो रेड लाइन दिख रही है वो क्या है, मन्नार की खाड़ी है। अगले प्रश्न पूछे जाएंगे भारत के जो स्थलाकृतिक विकास पड़ोसी देश, जो यूनिट नंबर 17, 18, 19 में आप पढ़ते हो भारत के बारे में, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी। मुझे तो एक एक यूनिट का नाम याद है, उसके अंदर क्या पढ़ना होता है वो भी याद है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 75 जो है वो देखो, ये आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन आया है। तो पहला यानी ग्रहण परिकल्पना है, तो ये आपके चैम्बरलेन की है। ए के सामने डी, गुरुजी सिर्फ और सिर्फ इसमें है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी देखते ही सही कर दिया। अगर ए की परिकल्पना तुम्हें याद है तो कर सकते हो। गैसीय परिकल्पना इमैनुअल कांट के द्वारा दी गई थी, और जो आपका 3 नंबर यानी द्वितारक परिकल्पना रसेल की है, और लाप्लास के द्वारा दी गई थी आपकी कौन सी, जो है निहारिका परिकल्पना। तो इस प्रकार से कौन सा आंसर हो गया, डी आंसर। सिर्फ और सिर्फ परिकल्पनाओं के नाम याद करने हैं,
किसने दिया था, अंदर क्या है, माथा फोड़ी नहीं करनी है, किस किस का दुखड़ा रोएं, आराम बड़ी चीज है, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ करके मुंह ढक के सोएं। इतना सा फॉर्मूला कहता हूं, अगर इतना भी कर लोगे कंसेप्ट पढ़ के भी ऐप से, सारे नोट्स में से, तो भी 80% तक प्रश्न सही कर दोगे। ज्यादा डीप में माथा फोड़ी नहीं करनी। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक। मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 4 पन्ने पढ़ने, सिर्फ और 4 पन्ने मतलब सिर्फ और सिर्फ 100-200 शब्द जो मैंने लिखवाए, उसके अलावा 1000 शब्द नहीं पढ़ने। और सीधा क्वेश्चन वहीं से आया पिछली बार, अभी दिखाता हूं आपको, आइए। हाँ 12th में ज्योग्राफी है तो भर सकते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 75 के अंदर क्या हो गया, डी हो गया। 76 जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखो, कौन सा देश विश्व में डेयरी फार्मिंग का केंद्र नहीं है। देखो जापान के अंदर डेयरी फार्मिंग नहीं है, न्यूजीलैंड, डेनमार्क है यूरोप में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये तो गाय भैंस पालने के अलावा तो कोई काम ही नहीं करते। इनका तो मतलब भयंकर, आप देखो बड़े बड़े चारागाह है ना, डेयरी का काम ज्यादा करते हैं ये वाले लोग। 77 के अंदर राणा प्रताप सागर बांध, जो कि हम बात करते हैं चंबल पर जो 4 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, ऐसे, तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राणा प्रताप मेवाड़ के थे, तो मेवाड़ में राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, सलूंबर 5 जिले आते हैं, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है राणा प्रताप सागर। फिर देखो IPCC, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। IPCC जो विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसकी जो शुरुआत है सबसे पहले की गई थी 1988 के अंदर। ये आपके वैश्विक जैव विविधता संरक्षण, क्लाइमेट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है। इकाई वर्ग आरेख है वो विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है। रेखा, पिरामिड और दंड ये विमीय आरेख के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81 जो है वो GIS जो है, GIS इसका सुदूर संवेदन की जब हम बात करते हैं, भौगोलिक सूचना तंत्र है, भूगर्भिक सूचना तंत्र नहीं है, भूगर्भ की जानकारी नहीं देता है, पृथ्वी के ऊपर की जो है GIS उसके लिए होता है, और भौगोलिक संस्थान नहीं है, भूगर्भिक मापन ये नहीं है। तो 81 के अंदर 2 हो गया। 82 की हम बात करें, जब समोच्च रेखाएं एक दूसरे को अत्यंत पास पास हो तो ढाल कैसा होगा, ढाल बहुत ही तेज होगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर जो आपके 82 का आंसर क्या हो गया, आपके क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर ए हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर किसको जोड़ती है। मैं फिर से कह रहा हूं, स्वेज नहर और पनामा नहर दोनों के क्वेश्चन आए थे पिछली बार और इस बार भी वापस आएंगे। स्वेज नहर की बात करें, ये देखो अफ्रीका, यहां है स्वेज नहर, ये अफ्रीका के उत्तर की ओर, अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्वेज नहर है, दिख रही है, ये है आपकी स्वेज नहर। तो स्वेज नहर, भूमध्य सागर और लाल सागर की बात करें, 2018 की रिपोर्ट का आकलन करने पर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है। जहां दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है वो आपके कहां रहती है, यहां पे अफ्रीका के अंदर रहती है, आफ्टर एशिया। फ़ारेनहाइट तापमापी, ये जो है वहां पर पानी कितने डिग्री पर उबलता है। फ़ारेनहाइट तापमापी में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी का क्वथनांक होगा, जो सेंटीग्रेड में आपका कितना होगा, 100 डिग्री पर होगा। और 32, हम बात करें इसकी जो शुरुआत है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वहां से होती है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी ठंडा होता है, ये बर्फ बदल जाता है, और इसमें भी 0 डिग्री पे, लेकिन उबलेगा कब, 212 डिग्री। ये याद रखना, 200 फ़ारेनहाइट है और केल्विन है और सेंटीग्रेड है, तीनों याद रखना है, साइंस में पढ़ते हो, और ज्योग्राफी भी एक साइंस है। यहां हम बात करें मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार सबसे ज्यादा मानव विकास सूचकांक, एक बात बताऊं तुम लोगों को, ये प्रश्न तो करंट अफेयर्स का है, ये प्रश्न तो करंट अफेयर्स का है। मानव विकास सूचकांक, विभिन्न प्रकार के सूचकांक, यूट्यूब पर मैं जो शॉर्ट्स डालता हूं उसमें डाल दूंगा सूचकांक के बारे में, तो वहां पढ़ लेना कि जहां पहला देश नॉर्वे है जहां मानव विकास सूचकांक, स्कैंडिनेवियाई देश है, यूरोपियन कंट्री, नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज। फिर क्वेश्चन नंबर 87 का देखिएगा, नदी के नौगम्य यानी कि फेरी के दोनों ओर स्थित ग्रामीण अधिवास, तो उसको कहते हैं दोहरे आकार का प्रतिरूप अधिवास। सेटलमेंट जो टॉपिक है आपके सिलेबस का, सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, हेडिंग देखो क्या कह रहा है, हेडिंग की मीनिंग क्या है, आंसर टिक करो। और गहराई में पढ़ने की एक बार के लिए जरूरत नहीं है, 1-2 महीने ऐसे ही पढ़ो, 80% तक क्वेश्चंस आ जाएंगे। 88 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश साफ्टा का सदस्य नहीं है। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साफ्टा है, और ये इसमें अफगानिस्तान नहीं है, और भारत, मालदीव, पाकिस्तान ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। 2006 के अंदर इसकी स्थापना होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो देखो क्या होता है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ABCD ऑप्शन दे देंगे, फिर बाद में कहेंगे कौन सा सही है, 1 2 3 या 1 2 4,
1 3 4। तब आपको ऐसे क्वेश्चन में डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, बहुत आसान। बात करें फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर सब कुछ आता है, जियोमॉर्फोलॉजी भी आता है, क्लाइमेटोलॉजी भी आता है, ओशनोग्राफी भी आता है, और इसके साथ साथ मृदा विज्ञान भी आता है। ये सब जियोमॉर्फोलॉजी, ये फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर सारा कुछ आ जाता है। ये आपकी क्या हो गई, फिजिकल। और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एक बुक आती है मार्केट में, बहुत शानदार वाली, सविंदर सिंह। वो बहुत ही टफ लैंग्वेज में होती है, वो जब आप तैयारी करते हैं ना प्रोफेसर वगैरह की, उसके लिए पढ़ते हैं। छोटे बच्चे उसको पढ़ोगे ना बुखार आ जाएगा, नहीं पढ़नी है। मैं आपको उसके शानदार नोट्स ऐप में देता हूँ, ठीक है। वो हमने पढ़ ली, पिछले 10 साल से हम यही तो कर रहे हैं हायर स्टडीज के अंदर, उसके बाद अलग अलग एग्जाम्स में हमने वही तो पढ़ी थी। तो ये कॉमन चीज है कि वहां पर ये शाखाएं आ गई, उसके बाद मानव भूगोल वगैरह ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है। इसका आंसर क्या हो गया, बता आंसर तो दो। क्वेश्चन नंबर 89 में बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। 89 के अंदर चारों ही ऑप्शन है, ठीक है। 89 के अंदर चारों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। 89 में चारों ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 89 में चारों ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, पृथ्वी के धरातल का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। देखो पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि महासागरों के अंदर जल कितना है, और यहां पूछ रहा है पृथ्वी का धरातल कितने प्रतिशत भाग है। शुद्ध रूप से कहें तो 70.8% ये जल से ढका हुआ है महासागरों के अंदर। और अलग अलग जो आपके सागर वगैरह हो गया, तो उनका सब, ये जो बात हो रही है पृथ्वी का धरातल है वो 71% है। हम इसको अगर एग्जाम में अगर 71% पूछे तो भी सही बात है, और 70.8 पूछे तो भी सही बात है, ठीक है। आगे आ जाओ। लैब असिस्टेंट का बैच इसी जुलाई के अंदर लगभग आपके, मैं बात करूं 50 से 55 यूनिट कवर हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, एक सेकंड, हाँ। तो ये 71% हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 91 देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 91। अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय जो गर्त हैं, महासागरीय संरचना के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो आपके 4 प्रकार की स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती है, मग्न तट, मग्न ढाल, गर्त और मैदान। उसमें कह रहा है कि महासागरीय गर्त में से अटलांटिक महासागर में कितने हैं, 19 पाए गए। अटलांटिक महासागर में कितने पाए गए, 19 गर्त आज तक खड्डे अटलांटिक महासागर में खोजे गए। और सबसे गहरा गर्त है वो प्रशांत महासागर में, मैरियाना ट्रेंच है। खैर डिटेल में हम ऐप में पढ़ ही रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मेरे बताने का वो मकसद है कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडिया की ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है, इंडिया की ज्योग्राफी सिलेबस में है, और इंडिया की ज्योग्राफी से जमकर क्वेश्चन आते हैं। तो भारत की जो स्थलाकृतिक विकास वगैरह है, भारत के पड़ोसी देश वगैरह है, यूनिट नंबर 17-18 आती है। 18 के अंदर आपका भौतिक विभाजन है, और 17 के अंदर इंडिया की फिजियोग्राफिक जो है लोकेशन वगैरह वो बताया गया है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है, पूछ रहा है कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत वैसे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और ये अक्षांशीय स्थिति बताई गई है यहाँ पर। तो आपको देशांतरीय भी याद रखनी है, और आगे अन्य उनका अंतर वगैरह सब कुछ याद रखना है। 93 के अंदर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ये तो बहुत ही कॉमन सा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये जैव विविधता वाले टॉपिक में से कवर हो जाता है। बहुत आसान है, बहुत सरल है। नहीं, इसका आंसर 93 का क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से ओयाशियो धारा के संबंध में असत्य कथन छांटिए। पहला तो आ गया था आपका गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा, वो तो तुम लोगों ने बहुत आसानी से कर दिया था। अब कथन पूछ रहा है कि जो आपकी ओयाशियो धारा है, जो कि एक ठंडी धारा है प्रशांत महासागर की, यह, इसके संबंध में गलत कथन के बारे में आपको पूछ रहा है। यह पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, ये बिल्कुल सही बात है। जापान के ऊपर की ओर जाओगे वहां ठंडी धारा है, बिल्कुल सही है। और क्यूरोशियो धारा के नीचे प्रवाहित नहीं होती है, ऊपर प्रवाहित होती है। क्यूरोशियो आपके मैं बात करूं तो ये रहा, देखो मैप में दिखा सकता हूं, ये देखो है, ये रहा, हाँ ये रहो, ये देखो करंट्स है ना, ओशन करंट्स। ये मेरे पास फोटो तो पड़ा है सीधा ही, ओशन करंट्स में हम बात करते हैं, ठीक है। ओशन करंट्स में जब आप देखते हो ना तो देख लो, ये रही ओयाशियो जो कि ठंडी धारा है, और ये रही क्यूरोशियो। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुमने सिर्फ थोड़ा सा भी पढ़ लिया ना ढंग से, थोड़ा सा भी, ये प्रश्न कठिन नहीं है, बहुत सरल प्रश्न है। अगर तुमने मैप देख लिया ना तो भी पता चल जाता है। और ऐप के अंदर मैं बिना मैप के पढ़ाता ही नहीं हूँ, सारी चीजें मैप लगा के पढ़ाता हूँ। ये रही ओयाशियो, और ये है क्यूराशियो। क्यूराशियो तो आपके भूमध्य रेखा से आती है, ओयाशियो आपके ध्रुवों की ओर से आती है। तो ये तो सीधा सा सरल सा प्रश्न है, बताओ सरल है कि नहीं ये पेपर। ज्योग्राफी और होम साइंस बैच में मैं क्लास अभी लूंगा 3 से 6 बजे के बीच में, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, डाटा ऑन करके रखना। मैं कह रहा हूं मैं इस जून में इतना पढ़ाऊंगा
90% सिलेबस लैब असिस्टेंट का, ज्योग्राफी का और होम साइंस का इसी महीने में कंप्लीट होगा। अभी आप ज्वाइन करिए फटाफट और नोट्स बनाइए, क्योंकि बाद में बहुत सारे एग्जाम्स आ जाएंगे। तो मैं ये बैच कंप्लीट कर चुका हूँ और आप उसको लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना, बीच बीच में शॉर्ट नोट्स की कक्षाएं लैब असिस्टेंट बैच में आती रहेगी। अब बैच समाप्त होगा आपका जुलाई में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीछे की कक्षाएं नहीं मिलेगी। पीछे की सारी कक्षाएं रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगी, और जो नई आएगी वो लाइव मिलेगी, और लाइव होने के तुरंत बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध हो जाती है। तो इतना सरल प्रश्न है कि आराम से आप इसको हल कर सकते हो। मैं इस प्रश्न में कोई कठिनाई का स्तर नहीं देखता हूं। क्वेश्चन आपका 95, प्राकृतिक तटबंध ये नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं, और आप देखते हो नदी के किनारे जो है दीवारें टाइप बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। और रिवर का जो नदी के द्वारा बनाई जाने वाली स्थलाकृति जब हम पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूं यूनिट 1 से लेकर 15 तक जिस बच्चे ने हल कर दी, यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 25, ये यूनिट पढ़ाने में बहुत जोर आता है, टाइम भी लगता है। इस यूनिट में से 100 में से कितने क्वेश्चन आते हैं सर? इन यूनिट में से जो है आपके लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आ जाते हैं ना, 60 प्लस ही मानो आप, तो 60 से 65 क्वेश्चन ये इन सिर्फ और सिर्फ 25 यूनिट में से। तो सर बाकी बची हुई 35 यूनिट जो है 66 यूनिट होगी, तो बाकी बची हुई जो आपकी 40 यूनिट है ना, उन 40 में से 40 क्वेश्चन भी नहीं आते ढंग से। तो सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ शुरुआत की 25 यूनिट को अच्छा करो, बहुत बढ़िया करो। जिस भी ऊपर मैंने जी जान लगाई है उसके नोट्स में अभी आपको दिखाऊंगा, तब आप देखो। अभी दिखाए थे ना मैंने आपको जो आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट वाले हैं, उससे पहले तो पृथ्वी की उत्पत्ति रचना वाले तो खतरनाक नोट्स है भाई। उसमें अगर टाइम दे दिया ना, जो ज्वालामुखी भूकंप वगैरह नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नदी की स्थलाकृति हो गई। क्वेश्चन नंबर 96, मेरा पूरा ध्यान इस बैच के ऊपर है, पूरा ध्यान। कई बार बच्चे कमेंट करते हैं सर हमने उस क्लासेज का नोट्स ले लिए, उस क्लासेज का ऐप ले लिया, फला कोचिंग से ऐप ले लिया प्रभावित होकर के, अब वहां पर रीट की कक्षाओं वाली साइंस आ रही है, कहीं पे सर ऐसे उठा उठा के पटक रहे हैं बैच के अंदर ही क्लासेज। ना बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सारी की सारी चीजें हाथ से लिखी हुई मिलेगी, कोई प्रिंटेड नोट ऐसे नहीं है, सब हाथ से लिखा हुआ। अंकलेश्वर तेल सेक्टर जो गुजरात के अंदर स्थित है, इंडिया की ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं उसमें आता है। अंकलेश्वर भरूच के अंदर है, ये गुजरात के भरूच के अंदर हो, तो 96 के अंदर बी राइट हो गया इसका। अच्छा प्रश्न, याद रखने लायक है। फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? मात्रात्मक वितरण में वर्णमात्री, सममान, बिंदु ये है, लेकिन वर्ण प्रतीकी इसके अंदर नहीं आएगा। 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? ये राजस्थान तो है ही है, लेकिन केरल नहीं है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। उद्योग जब इंडिया के हम पढ़ते हैं तब उसमें ये अगर आप हेडिंग कर लेते हो तो भी सही हो जाएगा। अच्छा चलो आ जाओ। तो सर हमें आपके बैच के अलावा कोई बैच पसंद नहीं आया। मैं तो कहता हूं मेरे 90% क्वेश्चन मिलते हैं, आपका विश्वास है मेरे ऊपर, फिर भी आप ऐप के अंदर जाओ, वहां डेमो क्लास पड़ी हुई है। अगर डेमो देखने के बाद दीवाने नहीं हो गए तो फिर कहना। साइंस, होम साइंस और ज्योग्राफी तीनों के मैंने डेमो डाल रखे 5-5 वीडियो, और ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे पूरे राजस्थान के अंदर। और बैच के अंदर उतना शानदार तरीके से हम पढ़ाते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 99, इसका आंसर देखो, भूमध्य सागरीय खेती। अब ये वैश्विक कृषि वाला टॉपिक भी है आपके सिलेबस में। तो भूमध्य सागरीय खेती किसके लिए जानी जाती है? विशेष रूप से हम बात करें जो आपके सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, खट्टे फल, उनके उत्पादन के लिए। गेहूं, चाय, चावल ये नहीं है। तो कॉमन सेंस लगाओ, ये बातें तीन एक जैसी कही गई है, एक बात अलग कही गई है, तो क्वेश्चन ऐसा आए तब आप कॉमन सेंस का प्रयोग करके आंसर राइट कर देना, सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 जो कह रहा है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है? वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा वायुमंडल की वजह से घटित होने वाले, देखो जो जलवायु की वजह से होने वाली, तो सूखा जलवायु की वजह से, लू, बहुत भयंकर हवा चलती है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, बिल्कुल अलग अलग नाम होते हैं जिनके अलग अलग है ना, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात तो आपदा है वायुमंडलीय, लेकिन ये भूगर्भिक आपदा है। यहां पर बी ऑप्शन के अंदर ये वायुमंडलीय नहीं है, ज्वालामुखी उद्भेदन। इसमें भी कॉमन सेंस का प्रयोग हुआ है, आप लोगों को पता है इस बात का, ठीक है। सरल सा प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 101 है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? मैं फिर से कह रहा हूं, चंबल का दूसरा प्रश्न पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। चंबल के चारों ही बांध बहुत डिटेल में करवाए गए हैं, और इवन राजस्थान की ज्योग्राफी जो पार्ट ए में आप पढ़ते हो वहां पर भी करवाया है। पोंग बांध तो आपके इसके भाखड़ा नांगल से संबंधित हो जाता है, इससे संबंधित नहीं है, ये तो आपके भाखड़ा नांगल से संबंधित हो जाता है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कोटा बूंदी, ये सब आपके चंबल के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधी सी बात है, ठीक है बेटा। सिलेक्शन होगा जो मेरे साथ चलेगा, बैच के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ लेगा, पूरे नोट्स पढ़े, तो आपके कमेंट देखकर भी बड़ी खुशी होती है।
देखो प्रश्न पूछने का एक तरीका इस प्रकार से होता है, कौन सा है कौन सा नहीं है, असत्य कथन कौन सा है, मतलब दिए गए में से गलत उत्तर कौन सा है, गलत कथन कौन सा है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो प्रश्न पूछने का तरीका पढ़ लो, फिर आप सारे नोट्स पढ़ लो, पता चले 100 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। चाय का उत्पादन असम राज्य में सबसे ज्यादा होता है, याद रखना, असम, दार्जिलिंग, और आप जो है आपको उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है दार्जिलिंग चाय वगैरह को। तो चाय उत्पादन हम जो है फसलों के अंदर ये राजस्थान इंडिया वाली ज्योग्राफी में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 103, यहां पर बजाज सागर बांध, मुझे एक चीज बताओ, ये लैब असिस्टेंट का पेपर बनाने वाले बच्चों को क्या समझते हैं कि बच्चे समझदार थोड़े कम हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ये सब 90% से ऊपर वाले हैं, 12वीं के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है और राजस्थान जीके में थोड़े से अनाड़ी हैं जिनको मदन सर आपका स्ट्रांग बना ही देंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि जो बजाज सागर बांध, माई बजाज सागर, तो बजाज सागर माई बांध पे, ये क्वेश्चन नंबर 103 जो है ना, ये पहला ही क्वेश्चन यही था तुम्हारे लैब असिस्टेंट के पेपर में, तो माई बजाज सागर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर। तो कॉमन सेंस है, राजस्थान जीके बड़ा सरल सा, रामबाण से क्वेश्चन निकाल लेना, बैच से नोट्स नहीं बनाने राजस्थान जीके के, सिर्फ और सिर्फ मेरे जो क्लास है उसको देख लेना, रामबाण के क्वेश्चन पढ़ लेना, और बैच सेकंड पेपर के सबको नोट्स बनाने हैं। मैं सबके ऊपर नजर रखता हूँ बैच में कौन कौन से बच्चे हैं, ठीक है ना। तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर सकता हूँ मैं, कितना नोट्स बनाया नहीं बनाया इन्होंने। ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब टीचर अगर एक्टिव है ना, तुम्हारी खबर लेने वाला है ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और फीस लेकर टीचर तुम्हारा मुंह ही नहीं दिखाता है तो वहां फिर सिलेक्शन मुश्किल है। ठीक है, मैं सबकी खबर रखता हूँ, बच्चे नोट्स बना के भेजते हैं। इवन ये पृथ्वी की आंतरिक उत्पत्ति और रचना में तो बच्चे क्या करते हैं पता है, ये ग्रहणों संकल्पना वगैरह बहुत सारी करवाई हुई है मैंने, पृथ्वी की इंटीरियर ऑफ द अर्थ वगैरह, वहां कलर भर रहे हैं अभी भी 12वीं वाले बच्चे जैसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतने सीरियस होकर वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो नदियां जो अपवाह तंत्र आपके यूनिट 20 के लगभग हो जाती है, 19वीं यूनिट के अंदर ये नदियों वाला टॉपिक भी आ जाता है 19-20 के आसपास। तो सिंगी खंबान एक बहुत कॉमन चीज है जो हम ऐप में पढ़ाते हैं, सिंगी खंबान कहते हैं इसको। ठीक है, ऐसे कैसे सागर माथा किसका नाम है ना, और इसको माउंट एवरेस्ट को कहते हैं नेपाल के अंदर। तो इसके उपनाम आपसे याद रखने, इस बार वापस से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 104 में यही तो पूछा हुआ है। अगला, महोगनी वनस्पति कौन से प्रकार के वनों में पाई जाती है। तो वनों का आपको पता होना चाहिए, उष्ण कटिबंधीय जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, उनके अंदर आपके महोगनी वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 106 के अंदर देखो, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहां है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून के अंदर है, और जो वन रिपोर्ट जारी करता है वो भी यही जारी करता है। और जितने भी काजरी और आफरी जो राजस्थान के अंदर स्थित हम बात करते हैं ना, ये सभी उसी के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये उनके निर्देशन वगैरह में काम करते हैं। तो ये बड़ा संस्थान है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान सबसे बड़ा संस्थान देहरादून उत्तराखंड के अंदर स्थित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, पुरानी जलोढ़ मिट्टियां किन मिट्टियों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है, नदियों द्वारा लाए गए गाद सेडिमेंट से बनती है, जो पहाड़ों से जो मिट्टियां आती हैं नदियों के द्वारा और मैदानों में बिछा दी जाती है, वो जलोढ़ मिट्टियां होती है। तो ये जो है आपकी बांगड़ के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, पुरानी जलोढ़ को बांगड़ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, और 108 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको असत्य कथन यानी खोटे कथन का, गलत कथन का आपको पता लगाना है। बहुत सरल सी बात है, याद रखो, ग्लोब पर अक्षांश समांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं। ग्लोब पर अक्षांश समानांतर वृत्त हैं, बिल्कुल ग्लोब पर अगर आप देखोगे तो अक्षांश कुछ इस तरह से है, समानांतर है एक दूसरे के। कैसे लगेगा कि समानांतर है। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, मैंने लिखवाया हुआ है। और देशांतर के सभी याम्योत्तर वृत्त के समीप प्रतीत होते हैं, जो ध्रुवों से गुजरते हैं, बिल्कुल ध्रुवों से ही गुजरते हैं देशांतर वाले सारे के सारे बेचारे। ऐसा लगेगा कि सब आपके ध्रुवों से ही निकले हैं, ऐसा लगेगा कि ध्रुवों से ही निकले हैं, ये देशांतर हो गया। अक्षांश के सभी याम्योत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं, अक्षांश के ध्रुवों पर नहीं मिलते हैं। अक्षांश वाले तो बेचारे, ये जैसे ये पृथ्वी का गोला हो गया ना, ये पृथ्वी का गोला हो गया, अब इसमें हम अक्षांश की बात करें तो ये 0 डिग्री हो गया, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे हम बात करें, ये ध्रुवों से थोड़ी मिलते हैं, तो पृथ्वी के चारों तरफ होते हैं इस प्रकार से। तो ध्रुवों वाली तो बहुत कॉमन सेंस, इतना सरल पेपर बनाओगे तुम तो मेरे बच्चे 100 में से तो 90 से 95 तो प्रूफ ऐसे में मैं ही दे दूंगा, मेरे बच्चे तो कट ऑफ बढ़ा देंगे, सिलेक्शन ले लेंगे। तो सीधी सी बात है, ये माइंड मैप वाले बच्चे तो ऐसे पेपर को धोबी पचाड़ी नहीं उठा के पटक देंगे। कैरोलिन प्लेट, अब देखो महाद्वीप और महासागर जब हम पढ़ते हैं, ये शुरुआत वाली आपकी
जो है भौतिक भूगोल की कुछ यूनिट्स होती है, जहां पर पूछा गया है आपकी कैरोलिन प्लेट के संबंध में। अब ये जो है कोरालिन प्लेट जो है, ये कोरालिन जो प्लेट है वो कहाँ स्थित है, नज्का कहाँ है, ऐसे अलग अलग प्लेटों के जो नाम है आपको याद रखने। मेनली अलग अलग प्रकार की प्लेटें, उनकी उप प्लेट वो सब आपको याद रखनी है, लगभग 20 के लगभग हो जाती है। कौन सी कहाँ पर स्थित है, सिर्फ और सिर्फ नाम और उसकी अवस्थिति वो मैंने मैप ऐप के अंदर पढ़ा रखा है, आराम से आप इसका आंसर कर सकते हो। तो फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच में दक्षिण पूर्वी एशियाई हम बात करें, वहां पर आपकी कोरालिन प्लेट है भारत की तरफ, इंडोनेशिया वगैरह ये कहते हैं ना। ये मोहरोविकिक असंबद्धता, देखो डिसकंटिन्यूटी का प्रश्न सीधा सा एग्जाम में आएगा, डिसकंटिन्यूटी का सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आएगा। मोह असंबद्धता के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज आपके मोह डिसकंटिन्यूटी, सीधा सा प्रश्न जब मैं ऐप में पढ़ाता हूं तो इस तरह के डायग्राम लगा लगा करके फोटोज लगा के आपको बता देता हूं। मोह डिसकंटिन्यूटी ये रही, यहां पर मोह, उसके पहले कॉनार्ड है, उसके पहले कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी है, और फिर है मोह। मोह किसके बीच में, ये लिथोस्फीयर आपको दिख रहा है, तो ये कौन सी हो गई, अपर मेंटल यानी ऊपरी मेंटल। देखो यहां पर ऊपरी मेंटल, देखो ऊपरी मेंटल किसके अंदर आया हुआ है, ऊपरी मेंटल लिखा हुआ है गुरुजी सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर, ये रहा ऊपरी मेंटल। बाकी कहीं तुम्हें ऊपरी मेंटल दिख रहा है कि नहीं, और निचली क्रस्ट, ठीक है गुरुजी, ये हो गई क्रस्ट और ये हो गई आपकी मेंटल ऊपर वाली। तो ऊपर वाली मेंटल और नीचे वाली जो ऊपर वाली मेंटल और नीचे वाली क्रस्ट के बीच में मोह डिसकंटिन्यूटी। और सर ये डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है सर, जहां पर पृथ्वी का जो घनत्व वगैरह में अचानक से परिवर्तन आता है वो डिसकंटिन्यूटीज होती हैं, जिसमें पहली कॉनार्ड वाली हो गई और दूसरी वाली मोह डिसकंटिन्यूटी होगी, तीसरी वाली होगी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और चौथी है फिर आपकी लेहमन वाली, और इस तरह से ये, और ये देखो एक रेप्टी वाली हो गई है ना, 5वें नंबर पर देख लो आप रेप्टी वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम में अगली बार ये असंबद्धताएं पूछी जाएगी, कौन सी कहां पर है वो ऐप में अच्छे से पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 111, और 111 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। देखो गैब्रो है, और ज्वालामुखी लावा से बनने वाली जितनी भी चट्टानें होती है वो सब देखो प्राथमिक चट्टानें बनी है आपकी, आग्नेय चट्टानें जो बनी है ज्वालामुखी से बनी है, तो गैब्रो उसके अंदर आएगा, ब्रेसिया इसके अंदर आएगा, ब्रेसिया वगैरह तो ज्वालामुखी से निकलते हैं, और पिग्मेटाइट आएगा, लेकिन गैसोराइट नहीं आएगा। आप इधर देखो इग्नियस रॉक के अंदर फॉर्म्स फ्रॉम मैग्मा और लावा सॉलिडिफिकेशंस हार्ड एंड नो लेयर्स, इसके अंदर यहां पर दी गई है ग्रेनाइट, इसका उदाहरण है। और भी हम इस प्रकार के फोटोज लगा के आपको बताते हैं कि कौन कौन सी, हिंदी में भी बताता हूँ, इंग्लिश में भी बताता हूँ, उसमें डरने की जरूरत नहीं है, इवन इंग्लिश तो बहुत सरल है, पेपर भी इंग्लिश में आता है थोड़ा बहुत। हाँ बिल्कुल, नोट्स तो ऐप के अंदर है बेटा, तो वहां पर आपको ये सेकंड ऑप्शन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 112 के अंदर देखिएगा, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही नहीं है, और मैं फिर से कह रहा हूं 150 में से 150 हल करना जरूरी नहीं है, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अगर कठिन है तो 15 क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो, उसमें कोई और 5वां गोला भर देना है, तो 130 प्लस तो करने ही करने हैं। सरल प्रश्न पत्र आता है, कोई टफ नहीं आता है। स्थानांतरण खेती जो है आपकी, स्थानांतरीय खेती जो है स्थानांतरणशील, जैसे राजस्थान के अंदर भी होती है ना, दजिया चिमाता बिलों के द्वारा की जाती है कि नहीं की जाती है, दजिया है तो मैदानों में की जाती है, चिमाता है तो पहाड़ी इलाकों में की जाती है, ऐसी की ऐसी और सारी खेतियां हैं। इंडोनेशिया में इसको लदांग बोलते हैं, मैक्सिको में इसको मिल्पा बोलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राजील में इसको रोका बोलते हैं, लेकिन वियतनाम इसको कौन को नहीं बोलते। ये ऑप्शन यहां पर डी ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया। इसी ऑप्शन में से इस बार नया प्रश्न बनेगा, सीधा सा पूछ लेंगे मिल्पा स्थानांतरणशील खेती कौन से देश में की जाती है, आप करोगे मैक्सिको उसका आंसर, और उसमें चारों देशों का नाम दे देंगे, तो इसी ऑप्शन में से अधीनस्थ बोर्ड नया पेपर बना देगा। तो ये क्लास देखना आप लोगों को ये बहुत जरूरी है, ठीक है। लैब असिस्टेंट की अपडेट तो बेटा क्या अपडेट है, एग्जाम नवंबर में है अभी, तो अक्टूबर और सितंबर मान के चलिए, अगस्त एंड या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले नहीं आता है, हमेशा यही होता है, अधीनस्थ बोर्ड नोटिफिकेशन लास्ट के 2 महीने में निकालता है। पिछली बार सिर्फ और सिर्फ 100 दिन दिए थे, इस बार तो पूरा साल दे दिया तुम्हें। पहले ही अधीनस्थ बोर्ड ने बता दिया कि इस डेट को पेपर होगा, 2 3 4 बोला था, फिर 2 3 बोला था, अब कह रहा है 2 तारीख को करूंगा। और मुझे तो लगता है कि ये कल ही अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का ट्वीट आया था कि एग्जाम डेट कई बार समय पर संभव नहीं होता है पेपर कराना, तो हो सकता है कि एग्जाम डेट और आगे चली जाए, 2026 में चली जाए। तो मैं तो कहता हूं कि मेरे सभी भाई बहन पढ़ लेवे, बैच को पूरा नोट्स लिख लेवे, और फिर देखता हूं सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। और इतने सारे स्कूल्स बन गए हैं तो सीटों की संख्या हजारों में जा सकती है, पिछली बार तो कम थी,
कम तो क्या मतलब 1000 भी अच्छी खासी पोस्ट होती है, पढ़ने वाले 1000 बच्चे भी नहीं मिलेंगे जो 75% ला रहे हो। अलग अलग कैटेगरी में वो तो और कम हो जाती है कट ऑफ 70% के आसपास। तो समझो इस बात को। पनामा नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ये पनामा नहर तो आपकी ये हो गई, ये जो पनामा नहर है, ये प्रश्न काफी अच्छा पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट और शानदार लेवल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113। तो स्वेज, सईद, कोलोन, पनामा। तो कोलोन जो है बंदरगाह है वो आपके उत्तरी छोर पर स्थित है। कोलोन, ये पनामा नहर हो गई, इसका उत्तरी छोर ये हो गया। मैक्सिको और साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका कह सकते हैं, कैरेबियन सी के अंदर स्थित है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में। तो ये मैप से ही पढ़ाता हूं मैं, ऐप में पढ़ाता हूं, इससे भी बढ़िया मैप यूज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 114 जो है आपके कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक विशाल ज्वालामुखी किस प्रकार के? शिल्ड प्रकार के जो ज्वालामुखी है ना, वो सबसे ज्यादा है पृथ्वी पर पाया जाता है। ज्वालामुखी वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। कॉल्डेरा तो विभिन्न प्रकार के क्रेटर के नीचे धंसने से बनता है। मिश्रित सबके मिश्रित होते हैं। सिंडर, शंकु, जो शंकु की आकृति के होते हैं। तो सिल्ड वाले याद रखना सबसे ज्यादा है ना, सबसे विशाल है वो क्या है? सिल्ड वाले हैं। 114 के अंदर सी हो गया। अब देखो, वायुमंडल की परत जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव है, तो ये आपके कहां पर होता है? वायुमंडल की कौन सी परत जहां पर जो आपके रेडियो संचार संभव होता है? आप देखो, रेडियो संचार किससे होगा? सैटेलाइट से होगा। सीधी सी बात है। अगर किसी बच्चे ने ऐप के अंदर ये फोटो भी सही से देख ली तो भी वो इस प्रश्न को सही कर देगा। क्वेश्चन नंबर 115, यहां पर आयन मंडल जो होता है ना, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में पाया जाता है आपका आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आयन मंडल होता है। हालांकि इन टॉपोस्फीयर, सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल और बाह्य मंडल, इन 5 के अलावा भी हम इसके अंदर जो है आयन मंडल कहां पाया जाता है उसका भी विस्तार से वर्णन जब ऐप में पढ़ाते हैं तब वहां पर डिटेल में इसका अध्ययन करवाया जाता है। फिर देखिएगा आपका 115 में के अंदर डी हो गया। 116, पशुपालन कैसा काम है? प्रकृति से जुड़ा काम, वो सारे के सारे प्राथमिक व्यवसाय में आएगा। व्यवसाय से दूसरा प्रश्न है ये, बहुत सरल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117, भारत में मरु विकास कार्यक्रम। तो विकास कार्यक्रम तो सिर्फ हेडिंग पढ़ लोगे, कब शुरू हुआ, प्रोग्राम का नाम क्या है? 77-78 के अंदर मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। ब्रुंटलैंड कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सतत विकास से संबंधित है। ब्रुंटलैंड कमेटी की जो रिपोर्ट है, सतत संपोषणीय और धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। आज के समय में जहां पर ग्लोबल वार्मिंग और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम कहेंगे क्लाइमेट चेंज आ रहा है। क्लाइमेट चेंज के उस सब को कंट्रोल करने के लिए कह रहा है ब्रुंटलैंड रिपोर्ट, ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कह रहा है। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का हस्तशिल्प तुम्हारे सिलेबस में दे दिया इन्होंने। तो अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर और बालोतरा जिला, आप वर्तमान में नवीन जिलों के हिसाब से ये कह सकते हो कि बाड़मेर और बालोतरा। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में भारत के अंदर आपके लौह अयस्क कारखानों के निम्नलिखित समूह में से किसकी स्थापना आजादी के बाद में की गई थी? आजादी के पहले और आजादी के बाद में। भाई ये क्वेश्चन तो पीछा छोड़ता नहीं, हर बार एग्जाम में आता है। तो भिलाई हो गया और राउरकेला हो गया, तो ये आजादी के बाद के हैं और ये आप लोगों को याद रखने इसके संदर्भ में अच्छे प्रश्न है। औद्योगिक विकास के संदर्भ में हम इनको भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 121, विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल मार्ग का नाम क्या है? सबसे लंबा, सबसे छोटा, कौन से महाद्वीप में कौन सा सबसे लंबा? कम से कम 2-4 पॉइंट भी आप याद कर लेते हो तो कम, इतना आपके लिए ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है रसिया से जो गुजरता है वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और मैं तो कहता हूं कि जब ऐप में पढ़ो सिर्फ इस पे फोकस रखो, ठीक है, ओके। फिर देखो, कैपटाउन जो बंदरगाह है वो कैपटाउन है तो आपका कहां हो गया? अफ्रीका के अंदर हो गया। 122 के अंदर क्या हो गया? ए। कैपटाउन आपके अफ्रीका के अंदर है तो ए हो गया। 123, निम्नलिखित ऊर्जा संसाधन में से कौन सा एक नवीकरणीय प्रकृति का है, मतलब रिन्यू किया जा सकता है, कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा संसाधन कौन सा है? आपका एक नवीकरणीय प्रकृति का है। डीजल, पेट्रोल, कोयला, और इसका हो गया आंसर पवन। पवन जो है नवीकरणीय प्रकार का हो गया। 123 का आंसर ए हो गया। बाकी सब के सब खत्म होने वाले। कॉमन सेंस का प्रयोग करो, आराम से ऐसे प्रश्न हल हो जाते हैं। हाँ, यहां पर जैव विविधता हॉट स्पॉट, पर्यावरण और पारिस्थितिकी जब हम पढ़ते हैं तो नॉर्मन मायर के द्वारा जैव विविधता हॉट स्पॉट की बात की जाती है। और हॉट स्पॉट राजस्थान इंडिया के अंदर हम पढ़ते रहते हैं, इसकी संकल्पना पढ़ते तब नॉर्मन मायर का नाम बहुत आसान शब्दों में आता है, इसको आप कर सकते हैं। फिर देखिएगा, बैच वाले विद्यार्थी को एनसीईआरटी के भरोसे ज्यादा रह जाओगे तो फिर एनसीईआरटी में सारी चीजें नहीं मिलती, आधी यूनिट मिलती है सिर्फ। निम्न में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा के संदर्भ में गलत है? भारत पाकिस्तान की सीमा के संदर्भ में गलत,
अध्यारोपित सीमा है, जो आपकी रेड क्लिफ लाइन है ना, उसके बारे में पूछा गया है। लाइन ऑफ जो है, लाइन ऑफ LAC है तो भारत और चीन के बीच में, LOC है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, और LAC की बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो वो इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये आपको हम भारत और उसके पड़ोसी देश पढ़ाते हैं तो उसके अंदर सब कुछ पढ़ाते हैं। चीन और भारत वाली जो है LAC, तो ये अध्यारोपित है, एक कृत्रिम सीमा है जो रेड क्लिफ आयोग के द्वारा बनाई गई थी, है ना, 1947। तो ये सब सही है, लेकिन मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा प्राकृतिक सीमा, कितनी बड़ी बात कह दी अधीनस्थ बोर्ड ने। और ये समझ रहा है कि ये 12वीं पास जो बच्चे हैं ना, ये तो बहुत बड़े हैं, ये बड़े नहीं है, गजब के गोले हैं, लखनऊ के लाडे हैं, और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि रोल नंबर वाली PDF में इस बार सिलेक्शन लेके छोड़ेंगे, 40 से 50 हजार सैलरी हो जाएगी 8वें वेतन आयोग के अनुसार। 2 साल होते ही तुम्हारे खाते में ये देखो टन, 1 तारीख होते ही मैसेज आएगा सैलरी का। तो इतनी खुशी आएगी, इतनी खुशी गुरुजी पूछो ही मत। इसके लिए तो हम जी जान लगाएंगे, पेपर को फाड़ फोड़ के रख देंगे, लेकिन सिलेक्शन तो लेंगे। प्राकृतिक सीमा कैसे है मरुस्थल की, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो हम राजस्थान की ज्योग्राफी में भी इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 के अंदर, वायु सर्वेक्षण निदेशालय जो भारत का है वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। सीधा सा सरल क्वेश्चन इस सिलेबस में है। यदि प्रमुख याम्योत्तर पर समय अगर 8:30 हो जाता है, याम्योत्तर पर जो है आपका इंटरनेशनल टाइम लाइन है उसकी बात कर रहा है, जो लंदन से गुजरती है, और डेट लाइन है तो वो प्रशांत महासागर से गुजरती है। कह रहा है कि टाइमलाइन अगर पर 8:30 हो रहे हैं तो इसी समय दिल्ली में क्या समय होगा? तो 8:30 हो रहा है तो भारत का टाइम तो 5.5 घंटे उससे आगे हैं, तो और जोड़ दो 5.5 घंटे भारतीय समय। इंटरनेशनल टाइम लाइन हम बात करें, जो इंटरनेशनल टाइम लाइन के अकॉर्डिंग, जो इंडियन स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 5.5 घंटे हमारा टाइम है वो आगे हो जाता है, क्योंकि हर एक देशांतर पे 4 मिनट का अंतर आ जाता है। और इस प्रकार हम कहेंगे तो इसमें जो टाइम जोड़ दो आप, 8:30 के बाद आधा घंटा जोड़ दो, 9 बज गए। 9 के बाद में जो है यहाँ पर दिल्ली में कितना होगा? तो दिल्ली में लगभग आपके 1:30 बजे होंगे। ये आपको 127 का आंसर ए होगा। जोड़ के देखो, क्योंकि इलाहाबाद वहां पर होगा 5.5 घंटे, तो ये इलाहाबाद से पहले है दिल्ली, तो 9 और 2 बजे नहीं कर सकते आप गुरुजी। 2 कहां बजेंगे? ये प्रयागराज में, ये उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज, यूपी, जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद था, पूर्व इलाहाबाद नाम था। वहां पर उत्तर प्रदेश का जो नैनी स्थान है उसके सामने जितनी भी इंडिया के जो स्टेट के लोकेशंस आएगी वहां पर 2 बजेंगे, लेकिन उससे पहले आ गया कौन सा? 1:30 बजे का टाइम। इसमें भी कॉमन सेंस लगाना था, बच्चा 2 बजे की ओर जाएगा मुझे पता है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं दिल्ली पहले है, दिल्ली का देशांतर पहले आ जाता है। उत्तर प्रदेश का जो नैनी, जहां से आपकी जो भारतीय जो हम कहें ना टाइम लाइन गुजरती है, भारत के अंदर एक ही टाइम जोन है, तो वहां पर 2 बजेंगे, लेकिन दिल्ली में कितने बजेंगे? आधा घंटा पहले। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन के लिए बच्चे का थोड़ा होशियार होना जरूरी है। कॉमन सेंस का प्रयोग होशियारी को दिखाता है। मई 1949 में आपदा प्रबंधन पर 1994 में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी का आयोजन, ये आपदा प्रबंधन पर जापान के अंदर योकोहामा के अंदर पर्यावरण सम्मेलन वगैरह उनमें हम पढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 129 क्वेश्चन नंबर 139 के अंदर, सुदूर संवेदी तकनीक के संदर्भ में दिए गए कथन, उसके संदर्भ में परावर्तित का शब्द से क्या मतलब है? किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा और उसके द्वारा परावर्तित की गई ऊर्जा का जो अनुपात है वो परावर्तता कहलाता है। ए आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 130, एस्किमो जो लोग हैं, एस्किमो के द्वारा लकड़ी और वेल मछली की हड्डियों से बनाए गए जो मकान है वो क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 130। वैसे अलग प्रकार के मकान की बात हो, इन्हें कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मक। इग्लू भी इनके घर होते हैं जो कि बर्फ से बने होते हैं, बर्फ से बने। तो केवल बर्फ से बने वाला याद करने से काम नहीं चलेगा। कौन कौन से ये वैश्विक जनजातियां वगैरह ये आपके सिलेबस में है, मानव भूगोल पढ़ते हैं ना तब उसमें आता है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, इसकी बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है? अनाच्छादन, वेदरिंग। वेदरिंग के अंदर आपका अपर्दन और अपक्षय दोनों होता है, तो अपक्षय अपर्दन दोनों ही है। निक्षेपण मतलब कि जमा होता है,
वर्षण यानी कि प्रेसिपिटेशन, इसमें जो जितने भी वर्षा या उससे संबंधित जितने भी ओलावृष्टि, ओस सब आ जाता है। बहुत कॉमन चीज है। अनाच्छादन, अनाच्छादन टॉपिक के अंदर हेडिंग पढ़ते हैं हम, ये 2-3 तो अपक्षय, अपर्दन। अपक्षय मतलब चट्टान का टूट करना, टूट कर बिखर जाना, और अपर्दन मतलब नदी और वायु के द्वारा उसको बहा कर ले जाना, उसके कणों को, बड़े कणों को, छोटे कणों को। और निक्षेपण मतलब डिपॉजिट, जमा हो जाना, सेडिमेंट का जो नदी द्वारा दूसरी जगह ले जाकर के जमा कर दिया जाता है तो वो निक्षेपण कहलाता है। तो ये सब अनाच्छादन की प्रक्रिया में आते हैं। लेकिन वर्षण जो है वो एक जलवायु क्रिया है, इसे प्रेसिपिटेशन इंग्लिश में कहेंगे। आर्द्रता, बादल, वर्षण, वर्षण के अंदर सारी चीजें, रेनफॉल और टाइप ऑफ रेनफॉल, ओस, कोहरा, धुआंसा, सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सरल सा प्रश्न है कि नहीं है? कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो कि यस सर, बहुत सरल पॉइंट है ना। मेरे व्हाट्सएप नंबर तो 8955982723 है, जो मैं आप सभी बच्चों को दिए हुई है, लेकिन मैं से थोड़ा देरी से चेक कर पाता हूँ, 2-4-5 घंटे भी लग जाते हैं मुझे, क्योंकि मैं क्लास में होता हूँ। टीम को कॉल कर लिया करो तुम, है ना। निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति नहीं है? देखो मियांडर, सीधी सी बात है, मियांडर्स की हम बात है, नदी द्वारा बनती है। नदी जब सांप के आकार के जैसे ऐसे ऐसे चलती है ना, तो ये मियांडर कहलाती है। और कई बार ऐसे चलते चलते बाहर एक और जो है और एक झील बना देती है, जिसे हम गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। तो ये गोखुर झील भी इस मियांडर द्वारा ही बनती है। सिल है, डाइक है, स्टॉक है, ये ज्वालामुखी के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनाई जाती है। ये कहां बनाई जाती है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में। बच्चे कहते हैं कि सर हमें एग्जाम पास करने का फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ नोट्स पढ़ लो, समझ में आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, हेडिंग के सिर्फ मैन पॉइंट पढ़ लेना, रट लेना। सिर्फ 1 महीने में भी तैयारी की जा सकती है और 80% तक क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। ये हकीकत बात बता रहा हूँ, ठीक है। पड़ोसी को मत बताना, वरना उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तुम लोगों को बता रहा हूँ जो माइंड मैप के विद्यार्थी हैं, जब सिलेक्शन आएंगे तो सबसे ज्यादा विद्यार्थी मैं लेकर आऊंगा आप लोगों को कि देखो सबके सिलेक्शन करवाए। तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस का प्रयोग करो, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यहां क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि अधिकतम सड़क घनत्व है वो आपका, सड़कों की जो डेंसिटी है, जो आपका घनत्व है, सड़क का घनत्व, बहुत ज्यादा सड़कों का जाल आप देखोगे कहां मिलेगा? नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका तो देखो विश्व का दादा है, उसके पास अगर नहीं होगा तो फिर किसके पास होगा? उत्तरी अमेरिका, उसमें अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा देश आते हैं। तो बी ऑप्शन हो गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है जिसमें कनाडा, मैक्सिको, यूएसए आता है। न्यूयॉर्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है? देखो बहुत प्यारा परिवहन, जब हम टॉपिक पढ़ते हैं परिवहन, अंतरराष्ट्रीय परिवहन की जब हम बात करते हैं उसमें आता है जॉन एफ कैनेडी। देखो हमारा भी इंदिरा गांधी है और ये है जॉन एफ कैनेडी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सबसे बिजी एयरपोर्ट है इंडिया का, वो कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली वाला, वो आपका इसका हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। एरिया के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के हिसाब से कहें तो अभी दूसरे नंबर पर है और जल्द ही हम पहले नंबर पे आने वाले हैं, कुछ ही साल में, 1-2 साल। अभी आई थिंक आगे जा भी चुके हैं चीन से। 145 करोड़ हो चुकी है भारत की जनसंख्या। लेटेस्ट संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या कितनी है? 145 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, तुम वो 121 करोड़ के भरोसे मत रहना, 150 करोड़ होने वाले हम। तो लेटेस्ट डाटा मैं ऐप के अंदर वहां पर आपको जनसंख्या वाले टॉपिक में पढ़ाता हूं। तो यहां सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। यहां पर देखिएगा अधिकतम सूर्यातप जिसे हम कहते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा सूर्य से जो प्राप्त होने वाली जो रोशनी है वह विषुवत रेखा पर प्राप्त होती है। विषुवत रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री भी कहते हैं, भूमध्य रेखा कह सकते हैं, या इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। तो ये पृथ्वी के ग्लोब में बीचों बीच जो रेखा होती है ना, पृथ्वी के ग्लोब में बीचों बीच, यहां पर सूरज की रोशनी एकदम सीधी चमकती है ना, यहां सूर्य की रोशनी बिल्कुल एकदम सीधी चमकेगी। तो यहां पर आप सबको पता है कि आपका अंतरराष्ट्रीय सोलर संगठन भी बन चुका है, जो कर्क रेखा ऊपर वाली, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में सूर्य की रोशनी वो सबसे ज्यादा होती है। तो सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाए ताकि ये डीजल इंजन वगैरह जो ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, जब ये खत्म हो जाएंगे तब हमें नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जाना पड़ेगा और रिन्यूएबल एनर्जी में इसका बड़ा योगदान है। तो 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा होती है। मुझे एक चीज कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि कॉमन सेंस और केवल ऊपरी नोट्स पढ़ के भी 100 में से 70+ क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 महीना पढ़ लो, और अभी तो तुम्हारे पास 4 महीने हैं। आने वाले टाइम में अगर 1 महीना भी बचे तो डरना मत, बैच को पूरा पढ़ लेना। अक्टूबर में भी बैच ज्वाइन करके बढ़िया नंबर ला सकते हो, विश्वास रखना अपने ऊपर। फिर हम बात करते हैं कि डोलड्रम पेटी कहां पाई जाती है। ये जो आपके क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन आया है, डोलड्रम पेटी की बात करें, डोलड्रम मतलब शांत,
ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। यहां पर 0 डिग्री जो होता है वहां पर ये डोल्ड्रम पेटी आपके 5 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहां पर एक शांत पेटी है। शांत क्यों है सर? क्योंकि उच्च दाब क्षेत्र है, ये आपका क्या है, उच्च दाब क्षेत्र है, हवाएं शांत होती है। और फिर आगे जाओगे तो जलवायु वाले टॉपिक के अंदर डोल्ड्रम पेटी ये जो आपके अश्व अक्षांश जो 30 से 35 डिग्री पर घोड़े वाले अक्षांश यानी कि अश्व पाए जाते हैं, 30 से 35 डिग्री पर आप जाओगे अश्व अक्षांश पाए जाएंगे। अश्व अक्षांश के 40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, है ना, 60 डिग्री पे चिंकता साठा के नाम से अलग अलग नाम है इनके जो हम पढ़ते हैं। खैर ये तो भूमध्य रेखा वाला सरल प्रश्न है। डोल्ड्रम एक शांत पेटी होती है। कैसी होती है? शांत होती है, क्योंकि यहां से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उड़ती है और नानी के घर जाती है। नानी का घर का मतलब हुआ 30 से 35 डिग्री दूर जाकर नीचे उतरती है, दोनों अक्षांशों के अंदर। ठीक है, बहुत कॉमन सी बात है। बहस को पढ़ोगे तो हंसते हंसते याद करा दूंगा सब कुछ, ठीक है, वरना तुम्हारे पास दुनिया भर के नोट्स भी पड़े रहेंगे और समझाने वाला टीचर ढंग का नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। और वर्तमान टाइम में तो वीडियो कोर्स इतनी बढ़िया चीज तुम्हारे पास में कि जहां मैं बोलता हूं तुम मुझे देखते हो और मेरे शब्द भी देखते हो। इधर औद्योगिक अवस्थिति, यहां हम बात करें औद्योगिक अवस्थिति का न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया था? ये आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें। औद्योगिक अवस्थिति का जो सिद्धांत है वेबर का सिद्धांत है, अल्फ्रेड वेबर का सिद्धांत है। 139 की बात करें, विषुवत वृत्त के ऊपर शोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है? देखो हम जब पढ़ते हैं ना ये जलवायु विज्ञान के टॉपिक, उसमें देखते हैं कि पहले टेम्परेचर घटेगा, फिर बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, ऐसे इसकी अलग अलग प्रोसेस चलती रहती है। तो वो थोड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। उसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि आप ऊपर की शोभ सीमा, शोभ सीमा मतलब ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर आता है। तो शोभ सीमा जो लगभग आपके जो हम कहेंगे शुरुआती 15 किलोमीटर के लगभग शोभ सीमा में हवा का तापमान है वो देखो प्रति 165 डिग्री पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है वो आपके कम होता है कि नहीं होता है? उसे हम ताप पतन दर कहते हैं। 100 सेंटीग्रेड 165 मीटर पर, और 1 किलोमीटर चले जाओगे तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो और ऊंचाई पे आप जाओगे लगभग 10-15 पे और ऊंचाई पे चले जाओगे तो -80 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -80 डिग्री हो जाएगा। जब आप 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऊंचे चले जाओ, 10 से 15 किलोमीटर ऊंचे जाने पर 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा, वो भी माइनस के अंदर, और बर्फ जमती है 0 डिग्री पे। तो बर्फ से भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर -80 होता है। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा समोच्च रेखाओं का मूल लक्षण नहीं है? समोच्च रेखाओं का मूल लक्षण कौन सा नहीं है? समोच्च रेखाएं और उनकी आकृतियां स्थल आकृति के ढाल और ऊंचाई को दिखाती है, ये बिल्कुल सही है। स्थल आकृतियों के ढाल और ऊंचाई को दिखाने वाली समोच्च रेखाएं होती है, सीधी सी बात है। दूर दूर खींची गई कम घनी समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती है। दूर दूर वाले तो कम ढाल को दिखाती है भाई, कॉमन एक बहुत सीधी सी बात कह रहा है कि दूर दूर खींची गई, तो दूर दूर खींची गई घनी, देखो दूर दूर खींची गई कम घनी, ज्यादा घनी हो तो क्या होगी? तेज ढाल। तो तेज ढाल के लिए कैसा होना चाहिए? तेज ढाल के लिए ज्यादा घनी होनी चाहिए और पास पास समोच्च रेखाएं होनी चाहिए। एक कॉमन उदाहरण से समझाता हूं। हार्ट बीट वाला देखा है आपने? हार्ट बीट दिखती है ना, तो पास पास में होती है, इसका मतलब हार्ट बीट तेज है, और एक ऊपर जाके नीचे जा रही है, फिर गैप आ रहा है, फिर ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो स्लो है। तो पास में होती है जब रेखाएं तब तेज होती है। तो सीधी सी बात कही जा रही है यहाँ पर। ये जो 140 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 140 के अंदर, एक सेकंड, मूल लक्षण नहीं है, ये बी ऑप्शन ही इसके अंदर सही होगा। मूल लक्षण इसके अंदर दूसरा ही होगा। दो या अधिक समोच्च रेखाएं यदि एक दूसरे से मिलती हैं तो ये प्रतिरूप ऊर्ध्वाधर ढाल वाली आकृतियों को दिखाता है, बिल्कुल इसके अंदर सही है। और ये दूर दूर खींची वाली तीव्र वाला ढाल है वो कॉमन बात, मतलब दूर दूर है वो तीव्र नहीं होगा, दूर दूर वाला तो धीमी को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा? धीमा ढाल, धीमा ढाल को दिखाएगा। और विभिन्न ऊंचाई वाली दो समोच्च रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती है, ये भी कथन इसके संबंध में मूल लक्षण है, लेकिन दो वाला नहीं है। कोपेन के अनुसार, अब देखना, अब एक बहुत बढ़िया उदाहरण तुम्हें बताता हूं। जब मैं कहता हूं ना कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, तुम लोगों के लिए मैं मेहनत कर लूंगा, तुम लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं वही पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन है ना बहुत सरल सा क्वेश्चन है। कोपेन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं है और पोषण और शीतल ग्रीष्म जलवायु लक्षण जलवायु प्रकार को दिखाते हैं। सेम टू सेम लाइन मैंने जो ऐप में कुछ दिन पहले पढ़ा उसमें बता देता हूं। कोई शुष्क ऋतु नहीं है, पोषण और शीतल ग्रीष्म, पोषण और शीतल ग्रीष्म, पोषण और शीतल
शीतल। कोई शुष्क ऋतु नहीं है और कोष्ण और शीतल, सेम टू सेम लाइन। कोई शुष्क ऋतु नहीं है, कोष्ण और शीतल ग्रीष्म होती है। उसे कूट अक्षर CFB द्वारा दिखाया जाता है। और ये सी प्रकार की जो कोष्ण शीतोष्ण जलवायु होती है उसके अंदर समुद्री पश्चिमी तटीय प्रकार की जलवायु होती है। कैसी होती है? समुद्र पश्चिमी तटीय जलवायु होती है। समुद्र पश्चिमी तटीय जलवायु होती है। ये मैंने ऐप में नोट्स पढ़ा है कोपेन के जलवायु के। ये देखो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, समुद्र पश्चिमी तटीय कैसा है, देखो तुम इधर देखो, समुद्र पश्चिमी तटीय। अभी तो शुरुआत हुई है, बाकी मैं पढ़ूंगा तब तुम्हें ऐसे कैसे नोट्स दिखाऊंगा हो बहु, बिल्कुल अभी तो शुरुआत है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, अभी पेपर होने दो फिर प्रूफ दिखाऊंगा। तो समुद्री पश्चिमी तटीय, सरल सा प्रश्न नहीं कह सकते इसको, कठिन प्रश्न कहेंगे। अगर बच्चे ने थोड़ा सा भी 14 जनवरी 2008 वाला एलिजिबल नहीं है, अभी 1 जनवरी 2008 वाला एलिजिबल है, उसके 2 जनवरी 2008 वाला भी एलिजिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है पश्चिमी समुद्र तटीय, सेम टू सेम पूछा कि नहीं पूछा, कोई शुष्क ऋतु नहीं है, कोष्ण और शीतल जलवायु, शीतल ग्रीष्म, सेम टू सेम लाइन लिखी हुई है। और क्लास में अगर वो एक सारणी पढ़ लेते हो, ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है, तो भी नंबर आना पड़ेगा, और मैं तो कहूँगा आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें, नासा का पहला उपग्रह उपकरण जो विशेष रूप से समुद्र की सतह के पानी की लवणता का अध्ययन करने के लिए, पानी की सैलिनिटी या लवणता का अध्ययन, पानी कितना खारा है जिसे प्रति ग्राम 1000 है ना, प्रति ग्राम 1000 इस तरह से दिखाया जाता है। सैलिनिटी है वो आपके परसेंटेज दिखाया जाता है ऐसे, और ये दिखाया जाता है ऐसे। तो ये हम बात करें उसके लिए एक्वेरियम, अब ये थोड़ा सा एक्वेरियस, एक्वेरियम नहीं एक्वेरियस। फिर क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृहत मापनी मानचित्र का एक प्रकार है? वृहत बड़े लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं, कोई जैसे भारत का मैप वगैरह दिखाना है, विश्व का मैप दिखाना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्थल आकृतिक मानचित्र, जिसे हम टोपोग्राफिक मानचित्र कहते हैं, ये उसी का एक प्रकार है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है 143 के अंदर। 144 में वे कारक जो सौर स्थिरांक मान को प्रभावित करता है, सौर स्थिरांक मान को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा नियम? विषुवत रेखा से 37 दूरी, पार्थिव पवने, महासागरीय धाराएं, इन बेचारों की कहां औकात है कि आपके सूर्य की रोशनी वाले सौर स्थिरांक को प्रभावित करवावे है? मुझे तो एक चीज बताइए, ये जो चीजें है ना, विषुवत रेखा की 37 दूरी, क्या ये सूर्य के अंदर जो सौर जो है सूर्य से प्राप्त होने वाली रोशनी, उसको ये प्रभावित नहीं करते? सौर स्थिरांक तो सूर्य से प्राप्त जो एक विशेष ऊर्जा की यूनिट है उसको कहते हैं। तो पार्थिव पवने, धाराएं, ये कोई भी प्रभावित नहीं करते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रति ग्राम यूनिट की एक जो है इकाई के अकॉर्डिंग प्राप्त जो ऊर्जा है उसे कहते हैं। पर्वतीय ढाल पर कौन से प्रकार के ग्रामीण अधिवास, पहाड़ों पर किस प्रकार के सेटलमेंट आपको देखने को मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 145। पहाड़ों पर सघन नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? विरल होते हैं, और गांवों में ढाणी वगैरह ये उस तरह के होते हैं। तो ये सेटलमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। 186 क्वेश्चन नंबर 146 इसकी बात करें, 146 में अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवातीय तूफान ताउते, अब ये करंट अफेयर्स में 2022 में तौकते या ताउते आया था, तो ये करंट का प्रश्न है, आपको करंट अफेयर्स में कराऊंगा। वैसे चक्रवात जब मैं पढ़ाता हूं तो उसके नाम लिखाता हूं कि भाई अभी 2025 में कौन से चक्रवात आए, वो सीधे सीधे बता देता हूं, तो मैं अलग से करंट अफेयर्स इसके लिए नहीं पढ़ना है। तो ताउते जो चक्रवात है वो आपके कहाँ आया था? अरब सागर में, यानी गुजरात के तट पर। तो ये अरब सागर हो गया, इसका आंसर कौन सा हो गया? अरब सागर हो गया। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर का ये राजधानी स्थित हो जाती है। अब लोकटक झील जो आपके मणिपुर में स्थित है, जहां का डांसिंग हिरण फेमस है, एक है ना वो नाचता हुआ हिरण फेमस है, डांसिंग हिरण, और तैरता हुआ अभ्यारण्य भी आप यहाँ पर कैसे, मतलब लोकटक झील बहुत ही फेमस है जो मणिपुर जिले में स्थित है। तो प्रमुख झीलें वगैरह आपको याद करनी है। फिर 150 निम्न में से आपको सही आंसर कौन सा है वो चयन करना है कि एक कथन सही है, बाकी सारे के सारे खोटे हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन प्रवाह दिशा है वो वाम आवर्त होती है, ये सत्य कथन है। ठीक है, ये ही सत्य कथन है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हम इनको पढ़ते हैं और इसको बहुत गहराई से समझना है। प्रति चक्रवात में इसका उल्टा होता है, चक्रवात में ये वामावर्त होती है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा दक्षिणावर्त, ये असत्य है। कोरिलेस बल दाब प्रवणता बल के समानांतर दिशा में काम नहीं करता है।
और कोरियोलिस बल सबसे ज्यादा प्रभाव ध्रुवों पर होता है। एक प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया, ये सर्वाधिक कहां पर होता है? आपके ध्रुवों पर होता है, ध्रुवों पर। दाब प्रवणता बल, दो दाब, दाब के अलग अलग स्थान होते हैं ना, जो प्रेशर, एयर प्रेशर जो मिलीबार में दिखाए जाते हैं, दो अलग अलग दाब वाले स्थानों के बीच की जो दूरी है और बीच का जो गैप है वो दाब प्रवणता, उसका जो प्रेशर है वो कहलाता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखा के समानांतर होता है, ये कथन यहाँ पर गलत है, तो सत्य कथन इसमें कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को विल्ली विल्ली कहते हैं। हरिकेन हो गया अमेरिका, टाइफून हो गया जापान, तो ये इस प्रकार से याद रखना है। तो 150 के 150 प्रश्न मैंने करवा दिए। बैच समझदारी से ज्वाइन करना। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए कि सर हमने 2000 का बैच ज्वाइन कर लिया, 3000 का बैच ज्वाइन कर लिया, हमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई हमारी सुध ही नहीं ले रहा है, खबर ही नहीं ले रहा है, बात ही नहीं करता, और हाथ से लिखे हुए नोट्स तो बहुत दूर की बात है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो तुम, अगर उससे बचना है तुम लोगों को, तो माइंड मैप का जो अपना बैच है पढ़ लिए, वरना तो भरोसे की बेस्ट माइंड मैप प्लेटफॉर्म पे। अब तापमान वितरण वाला जो टॉपिक आया था ना, तो देखो अपने नोट्स हम इस तरह से पढ़ाते हैं आपको लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के अंदर कि तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सूर्य तप क्या होता है, ये सब चीजें बता रखी हैं यहाँ पे। समुद्री धारा वाला एक नोट्स लगा रखा है मैंने, कौन सी धारा कहाँ पर है। ठीक है, पवनों वाला हो गया, ये इसका हो गया। उसके बाद में एक नोट्स और भी लगाया मैंने, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ऐप की क्लास के नोट्स हैं, तो 1918 में इसने दिया था व्लादिमीर कोपेन ने। इस बार तुम्हारे जो क्वेश्चन आएगा ना वो ऐसा पूछेंगे, तापमान और वर्षण पर आधारित है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, तो ये सीधा सरल सा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ओके। फिर देखिएगा, ये देखो यहाँ से 5 प्रकार का जो वर्गीकरण हो गया, और ये जो कटिंग एनसीईआरटी की पढ़नी ही है, और ये क्वेश्चन तो पिछली बार 2022 के अंदर सीधा सीधा यहीं से पूछ लिया गया। पूछा गया कि नहीं पूछा गया बताओ? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है पूरा। इतने प्यारे नोट्स, इतनी मेहनत करके आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ध्यान रखना। पढ़े, मस्त रहे। अब बैच कैसे ज्वाइन करें सर? तो ये देखो इसी वीडियो के नीचे ब्लैक कलर में लिंक पिन किया हुआ है कि बैच ऐसे ज्वाइन करना है। ठीक है, और कोई डाउट आए तो टीम को कॉल कर लेना, मैसेज कर देना। 83 023 ये टीम के कॉलिंग नंबर है, एक आपके 83 023 1445, और मेरे व्हाट्सएप नंबर है 99 55 98 27 23। और टीम को आप ज़्यादा कॉल करें, और कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे पूछ लिया करो, नोट्स कैसे पढ़ रहे हो मुझे भेज दिया करो, मैं आपको सबको रिप्लाई करूंगा। दिन में 1 या 2 बार मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो पढ़ते रहें, मस्त रहें। और कोई डाउट है तो बताओ। बिल्कुल, मैं आप लोगों के इसी बैच के जो लास्ट टाइम में, जब आप 2 नवंबर का पेपर दोगे, उस समय प्रूफ के साथ उसी दिन हाजिर होऊंगा। ठीक है, लैब असिस्टेंट के इस बैच से प्रूफ देने वाला माइंड मैप राजस्थान का एक ही कोचिंग होगा जो प्रूफ देगा। ठीक है, तो वो मैं आपको हमेशा दिखाऊंगा। हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी है इसमें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी है, और इसके साथ साथ नए क्वेश्चंस भी हैं। आप देखो तो सही बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा स्थल रूप हिमानी द्वारा बनता है। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, इसमें हिमानी द्वारा मोरेन बनता है, तो उसकी व्याख्या भी लिखी गई नीचे, है ना, ये व्याख्या भी दी गई 3-4 लाइन में। तो क्वेश्चन तो निकालने हैं, और आपको थ्योरी पढ़नी है डिटेल में 66 यूनिट की। होम साइंस है तो 19 यूनिट पढ़नी है पूरी, और साइंस है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी है सारी बच्चे। और इन्फॉर्मेशन तो मैंने खूब दे दी यूट्यूब पे, सबसे ज़्यादा अपने को ही बच्चों ने पसंद किया है, और आपको लैब असिस्टेंट बैच की इन्फॉर्मेशन हर बार देता रहता हूँ। नोटिफिकेशन एग्जाम से 2 महीने पहले ही आएगा। और कोई डाउट है तो और बता दीजिए। बुक 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आती है। 1-2 दिन हो गए बुक ऑर्डर किए हुए, तो थोड़ा पेशेंस रखना। लगभग 4 से 5 अधिकतम, वरना 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आ जाती है। और कोई डाउट है तो बताओ। बच्चों के नोट्स दिखाऊं? अरे बच्चों के नोट्स तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्या दिखाऊंगा, वो बच्चे के अब नोट्स तो मैं ढूंढना पड़ेगा उसको, व्हाट्सएप है ना, बहुत प्यारे प्यारे नोट्स हैं। अब कई बार कहते रहते हैं कि सर मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं, चलो दिखाई देता हूँ। तुम लोग कहते हो तो बच्चों की व्हाट्सएप चैट अब ओपन होने में टाइम लगेगा। यहाँ पर तो हजारों बच्चों के मैसेज है मेरे पास में, पता ही नहीं चलता किस बच्चे से बात की। बच्चे उल्टे नाराज हो जाते हैं मेरे से कि सर आप हमें याद नहीं रखते हो। आप हमें याद कैसे रखूं, ये बताओ। ये देखो बच्चे ने कोई वीडियो बना के भेजा था, ये देखो वीडियो बना के भेजा इसने, ये देखो है, यही कोई भाई है हाँ बच्चे का, तो ये स्टूडेंट के द्वारा ही भेजे गए हैं, तो मुझे भेजते रहते। ये देखो ये नोट्स मुझे बहुत प्यारे लगे।
ये किसी बच्चे ने भेजा है, बहुत सुंदर नोट्स हैं, लैब असिस्टेंट बैच का ही है। भाई फेल क्यों हो रहा है पता नहीं। हाँ अच्छा, नेटवर्क नहीं है इसलिए। चलो अभी दिखाता हूँ। बच्चे मुझे भेजते रहते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, कलर भर रहा है ना। ये देखो पृथ्वी चपटी है, ये देखो बच्चे नोट्स बनाए हैं, दिख रहा है। देखो ऐसे ऐसे नोट्स भेजते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे। अब इनको क्या राइट गाइडेंस मिलता है तब तो ये पढ़ते रहते हैं। अब ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये देखो पृथ्वी के संबंध में, ठीक है। तो ये नोट्स है, अब ये बच्चे के नोट्स है, भेजते रहते हैं बच्चे। आप भी पढ़े, मस्त रहें। और मैं तो कहता हूँ कि पढ़ने वाले का रिजल्ट आएगा, और बिना पढ़े तो रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। आज ही बैच ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट करें, आगामी कुछ दिन बाद में प्राइस बढ़ जाएगी, उससे पहले पहले तो मैं अब बैच में जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए। ज्योग्राफी और होम साइंस की आज ही और क्लास आएगी आपके शाम तक, 1 यूनिट पूरी कराऊंगा। थैंक यू, पढ़ते रहें, मस्त रहें।